मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रॉबर्टो जो था वो डॉक्टर रिचमैन के ऑफिस में पहुंच गया था और उनके ऊपर अटैक भी किया था, लेकिन रिचमैन बिल्कुल सही टाइम पे अपने ऑफिस से भाग गए, जहां पे डॉक्टर तेनमा ने उनकी हेल्प करी और डॉक्टर रिचमैन को मरने से बचाया। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 31 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डॉक्टर रिचमैन अपने साथ के अंदर तेनमा और छोटे से डेटर को ले आया था। डेटर अब जैसे कुछ भी चीजें पता नहीं थी तो वो तो बैठ के मस्त खाना वगैरह खा रहा था, लेकिन तेनमा जो था बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे तेनमा शुक्रिया भी करता है क्योंकि जो डॉक्टर रिचमैन है उन्होंने तेनमा के रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली थी। वो बताते हैं कि ये सबसे सेफेस्ट प्लेस है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता है और जो अगर कोई अननोन पर्सन आया भी तो यहाँ का जो वेटर है वो सबकी छुट्टी कर देगा, तो तुम यहाँ पे बहुत ही आराम से रहो। तेनमा उन्हें थैंक यू करता है, लेकिन रिचमैन कहता है कि थैंक यू तो मुझे करना चाहिए, अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी होती तो आज तो मैं किसी कब्रिस्तान के अंदर होता। तुम पहले थोड़ा खा पी लो, उसके बाद हम सारी बातें करेंगे, तुम्हें खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद अब ये पूछा जाता है कि आखिर तेनमा जो है उसने डॉक्टर रूडी से कांटेक्ट क्यों नहीं करा, जबकि तेनमा ने वो मैसेज पढ़ लिया था जो कि डॉक्टर रूडी ने किसी न्यूज़पेपर के अंदर छपवाया था। तेनमा का कहना था कि वो बेमतलब के अंदर रूडी को किसी परेशानी के अंदर नहीं डाल सकता था, इसी के कारण वो रूडी से मिलने के लिए नहीं आया। इस बात पे डॉक्टर रिचमैन कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें सही टाइम पे हमसे मिल लेना चाहिए था। और उसके बाद अब यहाँ पे रिचर्ड की बारी आती है कि डॉक्टर तेनमा आखिर डॉक्टर रिचमैन को कैसे जानते हैं। तो यहाँ पे तेनमा बताना शुरू करता है कि न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने एक पिक्चर देखी थी और उस पिक्चर को ये छोटा सा डेटर पहचान गया था, क्योंकि वो जो लड़का था वो किंडरहाइम का एक लड़का था जो कि ऑर्फनेज सेंटर के अंदर 511 के अंदर रहा करता था। रिचर्ड ने उसी लड़के को गोली मारी थी, तो मैं कनेक्शन जानना चाहता था आखिर रिचर्ड का और इस लड़के का। इसी के कारण पहले मैंने रिचर्ड का पीछा करा और जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी ग्रेवयार्ड पे मुझे आप मिले, इसी के कारण मुझे डाउट हुआ कि शायद आप भी सेफ नहीं है। जहाँ पे डॉक्टर रिचमैन कहते हैं कि रिचर्ड मेरे मरने के बाद में भी कितनी हेल्प करके गया है। डॉक्टर रिचमैन तेनमा को कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हें इनोसेंट साबित कर देंगे कि जितने भी अभी तक मर्डर वगैरह हुए हैं वो तुमसे नहीं बल्कि जोहान से हुए हैं, और अब तो वो हमारी बहुत ज्यादा नजदीक है। तेनमा ये बातें सुन के सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब वो जोहान से कैसे मिलेगा, क्या वो उसे कभी देख भी पाएगा। जहाँ पे रिचमैन बताने लगते हैं कि वो शुबर्टो के साथ ही रहता है, अगर ये लोग चाहे तो ये लोग आज ही जोहान को देख सकते हैं। डॉक्टर रिचमैन अपने पॉकेट से जोहान की फोटो भी निकालते हैं, लेकिन उन्हें वो फोटोग्राफ मिलती ही नहीं है। उन्हें याद आता है कि ये जरूर उसी हॉस्पिटल के अंदर छूट गई होगी, शायद हमें लेके आनी चाहिए। जहाँ पे तेनमा मना कर देता है कि नहीं, हमें वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अब तक तो जो आपको मारने के लिए आया था उसने जरूर उस पिक्चर को ले लिया होगा और बर्बाद भी कर दी होगी। और अब तो रॉबर्टो का भी सच सामने आ गया था कि रॉबर्टो जो क्लाइंट बन के आया था, ऐसा कोई क्लाइंट किसी नाम से एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसके बाद तेनमा खुद पूछते हैं कि क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, और डॉक्टर रिचमैन अपने साथ में तेनमा को ले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर रिचमैन के साथ तेनमा एक ऑफिस के बाहर खड़े थे और शुबर्टो निकल के बाहर आता जा रहा था। शुबर्टो के पीछे तो उसका बेटा कार्ल था। ये सारी चीजें रिचमैन तेनमा को बता रहे थे और तभी उजाले के अंदर निकल के जोहान आता है। तेनमा तो ढंग से उससे आंखें तक भी नहीं मिला पा रहा था, आंखें क्या वो दूर से खड़ा होके भी जोहान को नहीं देख पा रहा था, इतना ज्यादा डरा हुआ था। और तब जाके तेनमा ने पहली बार दिन के उजाले के अंदर जोहान को देखा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम डॉक्टर रिचमैन को उन्हीं के घर पे देखते हैं, जहाँ पे वो रिचर्ड की फाइल निकाल के देखते हैं और उससे बातें करने लगते हैं कि रिचर्ड, हम जल्द ही जोहान को ढूंढ लेंगे और तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। वो इसी फोटो को देखते हुए ये भी बोलते हैं कि अब तो हमें तेनमा भी मिल गया है, अगर तेनमा मिल गया है इसका मतलब है कि जोहान को भी हम जल्दी पकड़ के निकाल लेंगे। हमें बस ये पता करना है कि उस रात रिचर्ड तुम्हारे साथ जोहान था या नहीं था। अगर कोई भी ऐसा इंसान मिल जाता है, तुम्हें और जोहान दोनों को साथ देखा है, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी। डॉक्टर रिचमैन मनी मन सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो फिर हम उस लड़के को ढूंढेंगे जिसका नाम एडमंड था। वो बता रहा था कि शुबर्ट उसका फादर है, लेकिन उसने न जाने क्यों सुसाइड कर लिया। वो जाके सबसे पहले एक प्रोस्टिट्यूट से मिला जिसका नाम मार्गो लैंगर था। अगर हमें ये भी पता चल जाए कि उस दिन एडमंड के साथ कौन था मार्गो लैंगर से मिलने जाते टाइम, तो भी हम जोहान तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे भी सक्सेसफुल नहीं हुए तो हम जोहान के पेरेंट्स के पास में जा सकते हैं, क्योंकि जो असली जोहान था वो तो 2 साल की उम्र में ही मर गया था। तेनमा इस वक्त बिल्कुल शांत बैठा था और डॉक्टर रिचमैन की बातों को बस सुन रहा था, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। डॉक्टर रिचमैन कहते हैं कि तुम्हें देख देख के मुझे रिचर्ड की और ज्यादा याद आने लगती है कि तुम आखिर पूरी दुनिया का बदला खुद लेना चाहते हो। तुम कभी भी खुद को अकेला बिल्कुल मत समझना, तुम्हारे साथ मैं हूँ, डॉक्टर रूडी है, डेटर है, सब तुम्हारे साथ है। जिसके बाद सीन वापस से रिचमैन के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। वो अपने घर पे खड़े खड़े कुछ सोचने लगते हैं तेनमा के बारे में, और तभी वो रूडी को कॉल करते हैं और उसे भी सारी चीजें बताते हैं। ये पहले तेनमा के बारे में बातचीत करते हैं कि आखिर तेनमा कहाँ पर है इस वक्त। जहाँ पता चलता है कि तेनमा तो उसी जगह पे है जहाँ पे उसे छोड़ा गया था, यानी कि ओतो के होटल में। इन दोनों को ही किसी चीज के अंदर गड़बड़ लग रही थी, इसी के कारण कहते हैं कि सबसे पहले तो तेनमा को बाहर नहीं जाने देना है। इन दोनों के बीच एक ही चीज क्लियर होती है कि तेनमा जोहान का पीछा खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि इसके पीछे कोई और ही राज है। रिचमैन कहीं न कहीं तेनमा को ढूंढने के लिए भागते हैं और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने रोता हुआ डेटर खड़ा था। तेनमा असल के अंदर डेटर को डॉक्टर रिचमैन के घर पे छोड़ के गया था। जब रिचमैन पूछते हैं डेटर से कि आखिर तेनमा कहाँ पर है और तुम रो क्यों रहे हो, डेटर रोता हुआ बोलता है कि प्लीज तेनमा को रोक लो, वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा, वो एक मर्डरर बन जाएगा, वो जोहान से बदला लेने के लिए गया है, प्लीज उसे रोक लो, प्लीज उसे बचा लो। जिसके बाद में सीन लुंगी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है
है और वो भी कई एपिसोड से मिसिंग था, लेकिन इस एपिसोड के अंदर उसकी भी झलक दिखा दी गई है। इसके बाद हम डॉक्टर रूडी को देखते हैं और उनका काम इस वक्त यही था कि साइकोपैथ जितने भी क्रिमिनल होते हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन करना कि आखिर वो क्या चीजें जानते हैं, उन्होंने किस तरीके का क्राइम किया है, ये सब। तो यहाँ पे जो साइकोपैथ पेशेंट बैठा था, जो कि क्रिमिनल बैठा था, वो अपनी स्टोरी बता रहा था, लेकिन उसकी स्टोरी इतनी ज्यादा अजीब होती जा रही थी कि डॉक्टर रूडी यहाँ पे गार्ड्स को बुलवा के उसे भेज देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी स्टोरी बाद में सुनूंगा, जबकि ये क्रिमिनल चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुंगी यहाँ पे डॉक्टर रूडी से मिलने के लिए आया था। पहली नजर में ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उसके बाद ये बैठ के एक दूसरे से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। लुंगी यहाँ पे बताने लगता है कि कैसे उसने डॉक्टर रूडी की लिखी हुई हर बुक, हर पेज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, क्योंकि डॉक्टर रूडी ने एक क्रिमिनल की जो साइकोलॉजी है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके लिखी है। ऐसा लगता है कि जैसे कई बार लुंगी इन्हीं चीजों को फॉलो करता है। साथ ही में लुंगी ये भी कहता है कि मैं बिल्कुल एक क्रिमिनल के जैसे बन जाता हूँ जब भी मैं किसी क्रिमिनल का केस सॉल्व करता हूँ। ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्रिमिनल क्या सोच रहा होगा उस वक्त, और इसमें मुझे आपकी बुक्स ने बहुत मदद करी है। इस वक्त रूडी कहीं ना कहीं लुंगी को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लुंगी ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात पकड़ ली। वो रूडी को कहता है कि मैंने देखा है कि आप आजकल यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा चक्कर काटने लगे हैं, आप अपने सीनियर डॉक्टर रिचमैन से काफी ज्यादा मिलने लगे हैं। तो रूडी बात संभालता है और कहता है कि वो मेरे सीनियर थे, मेरे टीचर थे, तो मैं तो उनसे मिल सकता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे लुंगी जो था वो रूडी को जाने ही नहीं देता और आगे की चीजें पूछने लगता है कि तुम जिस यूनिवर्सिटी में थे वहाँ पे एक और स्टूडेंट था, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, जो कि आगे जाके एक न्यूरोसर्जन बन गया, लेकिन उसने कई सारे मर्डर भी किए हैं। क्या आप उसे जानते हैं? और आपका उसके साथ में तो बहुत पहले का रिलेशन था, आप दोनों मिलकर चीटिंग भी किया करते थे। रूडी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तेनमा के साथ कोई दोस्ती नहीं रखता, हमारे बीच कॉलेज में कोई दोस्ती नहीं थी। लेकिन लुंगी यहाँ पे बात काटते हुए बोलता है कि लास्ट ईयर तुमने ही मदद करी थी डॉक्टर तेनमा को पकड़ने के लिए, लेकिन फिर वो कैसे भाग गया? जहाँ पे रूडी कहता है कि मेरा ईयरफोन्स खराब हो गए थे, मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था किसी से, इसमें मेरी या फिर उसकी कोई गलती नहीं थी। अब यहाँ पे रूडी तेनमा की साइड लेना शुरू करता है। वो कहता है कि लुंगी तुम ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, जितने भी मर्डर हुए हैं, सबसे पहले एक हॉस्पिटल के अंदर 3 मर्डर होना, उसके बाद मिडिल एज कपल का मर्डर होना, उसके बाद में एक बिल्डिंग के अंदर किसी का मर्डर होना। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तेनमा ने किया है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तेनमा ने ये मर्डर बिल्कुल भी नहीं करे हैं, इसके पीछे कोई सरफिरा इंसान है, लेकिन तेनमा तो बिल्कुल नहीं है। लुंगी कहता है कि आखिर तुम इस चीज को लेकर इतनी श्योर क्यों हो? रूडी एक बुक निकालता है, रिसर्च की बुक, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी थी, यानी कि सारी चीजें तेनमा के रिगार्डिंग ही लिखी थी कि इन सब चीजों में तेनमा का कोई हाथ नहीं हो सकता, ये एक तरीके का रिसर्च था। लुंगी उस बुक को पकड़ता है, उठाता है, रीड करता है और कहता है कि तुम्हें तो ये सब लिखने में बहुत टाइम लग गया होगा ना। अब यहाँ पे जो लुंगी था वो बोलने लगता है कि तुम सब लोग मिलके बस एक ही लड़की के ऊपर शक कर रहे हो, जो कि लड़का एग्जिस्ट भी नहीं करता है। लुंगी कंटिन्यूअसली अपने हाथ को भी चलाता जा रहा था। ये चीज डॉक्टर रूडी को काफी ज्यादा बॉदर कर रही थी। लुंगी के अकॉर्डिंग जोहान नाम का लड़का तो बहुत पहले ही मर गया था, तो फिर आखिर जोहान के नाम को क्यों यूज किया जा रहा है? जो इंसान जोहान के बारे में रिसर्च करता है वो सारे इंसान मारे जाते हैं, आखिर इन सब चीजों की क्या कनेक्टिविटी हो सकती है? लुंगी कहीं ना कहीं अब रूडी का दिमाग खराब करने की कोशिश करता है कि आखिर जितने भी मर्डर हो रहे हैं उनका रिलेशन तेनमा और जोहान दोनों से है, लेकिन आखिर तेनमा भाग क्यों रहा है? रूडी अब लुंगी के हाथों को मूव करते हुए देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर तुम अपने हाथों को क्यों मूव कर रहे हो? लुंगी का कहना था कि वो आखिर चीजों को ऐसे याद किया करता है और इस चीज पे ज्यादा गौर ना किया जाए तो ही ठीक है, जबकि रूडी बताता है कि उसका पैटर्न चीजों को याद रखने का कैसेट के जरिए है। जो भी चीज बोली जाती है उसी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि कोई और चीज का फेर बदल किया जाता है। रूडी यहाँ पे लुंगी को कहता है कि तुम बस उसे क्रिमिनल समझ के बैठे हो, आज से नहीं हमेशा से, ये सारी तुम्हारी साइकोलॉजी है। अब रूडी यहाँ पे लुंगी के ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ ही गया था कि तुम्हारी हॉबीज क्या है, तुम किस तरीके का काम किया करते हो, तुम्हारा पैटर्न क्या है काम करने का, क्या तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ पता है कि आखिर एक्टिविटी क्या हो रही है, तुमने क्या कभी कोई गलती की है, कभी कोई मिस्टेक करी है? इन्हीं सारी चीजों को लेकर तुम तेनमा को गलत समझ रहे हो। जिसके बाद रूडी अपनी पॉकेट से जोहान की पिक्चर निकालता है और कहता है कि ये देखो, ये जोहान है और ये सच में एक लड़का है, रियलिटी को तुम्हें देखना पड़ेगा। लुंगी अब जोहान के बारे में पूछने लगता है कि आखिर ये कहाँ पे मिलेगा। डॉक्टर रूडी बता देते हैं कि वो म्यूनिख यूनिवर्सिटी के अंदर है, शुबर्टो के लिए वो एक एडवाइजर के जैसे काम किया करता है। गलती से यहाँ पे जो लुंगी था वो डॉक्टर रूडी से ये भी पूछ लेता है कि तेनमा कहाँ पे मिलेगा, और जो रूडी था वो बता देता है कि वो भी म्यूनिख यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिलेगा। लुंगी जिसके बाद में जोहान की पिक्चर लेके वहाँ से निकल जाता है। बाहर जाते ही लुंगी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को इकट्ठा कर लेते हैं और लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम तेनमा को पकड़ने वाले हैं, क्योंकि लुंगी के नजर में हमेशा से तेनमा एक कल्प्रिट रहा है। इसी के कारण उसे पकड़ने के लिए वो फोर्स इकट्ठी करना शुरू कर देता है। जिसके बाद सीन यहाँ तेनमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि एक आदमी से मिलने के लिए आया था। वो एक राइफल की डिमांड करता है। यह आदमी राइफल के लिए 10,000 रुपए की डिमांड करता है और कहता है कि तुम्हें आखिर किसने पता वगैरह बताया है? जहाँ पे तेनमा कहता है कि इन सब बातों के बारे में तुम मत सोचो, मेरे पास में पहले डिटेल्स आ गई थी और तुम्हारे पास में भी आ ही गई होगी। यह आदमी कहता है कि पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन गन को तैयार करने में 1 वीक लगेगा। जरूरी नहीं है कि पैसा और गन होने से सब कुछ हो जाता है, गन को चलाना भी आना चाहिए। सीन जिसके बाद तेनमा के घर के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। टीवी चल रही थी और तेनमा यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से एक्सरसाइज कर रहा था। साफ दिख रहा था कि तेनमा की हालत नहीं थी कि वो एक्सरसाइज करे, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। लेकिन टीवी पे न्यूज आ रही थी कि शुबर्टो के पीछे वो जोहान को देख पा रहा था। इस चीज से तो तेनमा भड़क जाता है, गुस्से में भी था
था, एक्सरसाइज भी करा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करने की और वो जमीन पे गिर जाता है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 32 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोटो को देखते हैं जो कि कार्ल से मिलने के लिए आई थी और उसे पूछती है कि तुम आजकल कहाँ पे रहते हो, बहुत ज्यादा बिजी रहते हो। साफ दिख रहा था कि कार्ल अब पहले से ज्यादा बिजी रहने लगा था। लोटो उसकी फ्रेंड थी लेकिन वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लोटो यहाँ पे कार्ल से पूछती है कि मेरे पास में 2 टिकट्स है, क्या हम शाम को बाहर जा सकते हैं बातचीत करने, थोड़ा बाहर घूमने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोटो बहाना मार देता है कि अभी उसे अपने फादर के साथ जाना है, बहुत सारी मीटिंग्स है और वो बहुत बिजी है। तो लोटो बात को पलट देती है और कहती कि नहीं मुझे भी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। और फिर उसे गुड बाय करती है हंसते हुए। लेकिन साफ लग रहा था कि कार्ल जिस तरीके से उसे बाय कर रहा है या फिर इग्नोर कर रहा है, इस बात से लोटो को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जिसके बाद सीन लोटो के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त एक लाइब्रेरी के अंदर बैठी थी और वो अच्छी तरीके से रिसर्च नहीं कर पा रही थी, कंप्यूटर चला भी नहीं पा रही थी और उसे यहाँ की लाइब्रेरियन आके बाहर जाने के लिए कहती है। पहले लोटो नहीं उठती है लेकिन साइड में देखती है कि एक लड़की बैठी है जो कि बहुत ही सुंदर थी और ये लाइब्रेरियन उसके ऊपर चिल्ला भी नहीं रही थी। लाइब्रेरियन वापस से आती है और लोटो को जबरदस्ती यहाँ से जाने के लिए कहती है। लोटो उस सुंदर सी लड़की को जाते हुए देखती है और मनी मन सोचती है कि आखिर इस लड़की को कोई क्यों नहीं कुछ कहता होगा, कितनी सुंदर लड़की है ये। उसके बाद लोटो फिर से कार्ल से मिलती है लेकिन इस बार भी कार्ल उसे कोई अच्छी तरीके से रेस्पॉन्स नहीं करता है, बल्कि यही कहता है कि वो बिजी है और उसके पास में बहुत सारे काम है। लोटो बेचारी कुछ कह पाती उससे पहले तो कार्ल उसे वापस ही गुड बाय करके चला जाता है। लोटो अब यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर आ गई थी और इस वक्त भी वो अपना काम खत्म कर ही रही थी, तभी वो उसे स्मार्ट सी लड़की दिखाई देती है। हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नीना है, यानी कि जोहान की बहन। और लोटो सीधा उसके कंप्यूटर पे आके खड़ी हो जाती है। पता चलता है कि नीना यहाँ पे मार्गो लैंगर के ऊपर रिसर्च कर रही है। लोटो एकदम से शॉक हो जाती है कि आखिर तुम क्यों मार्गो लैंगर के ऊपर रिसर्च कर रही हो। तो नीना बात को पलट देती है और कहती है कि मैं बस एक यूनिवर्सिटी का आर्टिकल रिसर्च कर रही थी, मुझे कई सारे प्रोजेक्ट मिले थे और जो केस अनसॉल्व्ड है मैं बस उन्हीं के ऊपर रिसर्च कर रही थी। लेकिन लोटो जब नीना की रिसर्च देखती है तो शॉक हो जाती है कि आखिर उसने इतनी सारी रिसर्च कैसे कर ली है। ये दोनों बाहर कहीं कॉफी पीने के लिए बैठते हैं जहाँ पे नीना कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मुझे रिसर्च करनी थी, इसी के कारण मैं रिसर्च कर रही हूँ और कोई बात नहीं है। लोटो कहती है कि वो बात तो सही है, हमने भी इसके ऊपर रिसर्च करी थी कि ये एक प्रोस्टिट्यूट है, कई सालों पहले इसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद इसका लेना देना शुबर्ट से है, उसका एक बेटा भी है, हमने उन्हें मिलने के अंदर मदद करवाई थी। तुम बताओ आखिर तुम क्यों इसे रिसर्च कर रही हो और इतनी अच्छी तरीके से रिसर्च करने के पीछे कोई तो रीजन होगा। जहाँ पे नीना बता देती है कि असल के अंदर मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, शायद वो मुझे इस रिसर्च के बाद में मिल जाए। जहाँ पे लोटो का कहना था कि हाँ पॉसिबल है, तुम जरूर जिसे भी ढूंढ रही हो वो मिल जाएगा, तुम बुरा नहीं मानो तो मैं एक बात कहूँ। उसके बाद लोटो नीना को कहना शुरू करती है कि तुम इतनी सुंदर लड़की हो, तुम्हें तो कभी कोई डिनाई करता ही नहीं होगा, हर कोई तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता होगा। लेकिन नीना इन बातों पे ध्यान नहीं देती, बल्कि लोटो से पूछती है कि तुम जिस लड़के के बारे में बता रहे हो शुबर्ट का बेटा, आखिर क्या तुम्हें उसके ऊपर कुछ डाउट नहीं है। लोटो कहती है कि नहीं वो तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो तो यहीं पे पढ़ाई करता है और उसके ऊपर कोई डाउट नहीं हो सकता, वो बहुत अच्छा लड़का है। लोटो और नीना के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, इसी के कारण लोटो अब नीना को अपने साथ रात में होने वाली पार्टी में ले जाने के लिए फोर्स करती है। नीना पहले मना करती है लेकिन बाद में हाँ कर देती है। ये दोनों ही अब रात में डांस पार्टी के लिए निकल जाते हैं। लोटो कहती है कि तुम तो बिल्कुल मेरे साथ ही रहना, तुम्हारे चक्कर में लड़के आज मुझे भी देख लेंगे। नीना इन बातों को देख के हंसने लगती है। तभी इनके पास एक लड़का आता है जो कि काफी ज्यादा पिया हुआ था और इन्हें अप्रोच करने की कोशिश करता है। लोटो को पहले लग रहा था कि वो नीना को अप्रोच करेगा, लेकिन वो नीना को नहीं बल्कि लोटो को अप्रोच करता है। तो नीना कहती है कि तुम उसके साथ एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर के लिए रुकती हूँ। लोटो मना करती है कि नहीं तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, ये बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लड़का तो लोटो के बिल्कुल पीछे ही पड़ गया था, लेकिन कैसे तैसे करके नीना और लोटो साइड में जाके खड़े हो जाते और ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं। नीना बताती है कि मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इतने टाइम बाद इतनी सारी गैदरिंग के बीच में आई हूँ, यहाँ के लोग, यहाँ के स्टूडेंट, सब कितना अच्छा माहौल है। लोटो कहती है कि तुम जैसी दिखती हो तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे लगा था कि बहुत अलग तरह की लड़की हो, हर किसी को पागल बना के रखती होगी, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, ऐसा लगता है कि तुम घर से बाहर ही नहीं निकलती। ये दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वो लड़का वापस से आ जाता है और लोटो से डांस करने के लिए कंटिन्यूअसली फोर्स करता ही रहता है। लोटो से मना करती है कि देखो मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। जहाँ पे लड़का काफी ज्यादा ड्रिंक करके आया था और लोटो के सामने बोल ही देता है कि अगर तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगी तो फिर आखिर मुझे पैसे कैसे मिलेंगे मेरे काम के। लोटो शॉक हो जाती है और पूछती है कि कैसे पैसे, कौन से पैसे, कौन तुम्हें पैसे दे रहा है। जहाँ पे लड़का कहता है कि अरे कार्ल ने मुझे पैसे दिए थे आज तुम्हारे साथ पार्टी अटेंड करने के, अगर तुमने मेरे साथ डांस नहीं किया और तुम मेरी डेट नहीं मनी तो वो मुझे पैसे नहीं देगा। लोटो को ये बात सुन के बहुत ज्यादा फील होता है, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है कि कार्ल खुद तो आया नहीं है और उसने इस पागल से लड़की को उसके पीछे लगा दिया है ताकि उसका मन लगा रहे। अब वो लड़का लोटो के बहुत ज्यादा गले पड़ने लग जाता है। इस बात के ऊपर नीना को गुस्सा आता है और वो इस लड़के को सीधा जमीन के ऊपर गिरा देती है। हमने पहले देखा था गाइस कि नीना जो थी वो स्टार्टिंग के अंदर कराटे वगैरह सीखा करती थी, इसी के कारण उसने इस लड़के को एक ही सेकंड में गिरा दिया और वो लोटो को लेके यहाँ से चली जाती है। ये दोनों लड़कियां बाहर जाने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद में लोटो रास्ते के अंदर रुक जाती है, नीना के सामने रोने लगती है कि मैं कार्ल को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा, मैंने उसकी मदद करी, लेकिन जब से वो अपने फादर के पास गया तब से वो हर बार मुझे इग्नोर करने लगा है। मुझे नहीं पता था कि इग्नोर होने के बाद में इतना ज्यादा बुरा लगता है। वो हर वक्त डैड डैड
डैड करता रहता है कि डैड का ये काम, डैड का वो काम, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही है सारी चीजें। नीना उसे चुप कराती है, उसे गले से लगाती है और शांत करती है कि कोई बात नहीं, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। लोटो नीना को गुड बाय करती है, उसे बस में बिठा देती है। नीना जाने से पहले लोटो को कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। यहाँ पे लोटो भी कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा, लेकिन तुम बताओ हम वापस कब मिलेंगे। जहाँ पे नीना कहती है कि मेरे पास अभी रहने के लिए कोई सही जगह नहीं है, तो मेरे पास अभी कोई चीज भी नहीं है मिलने की। जहाँ पे लोटो कहती है ठीक है, तुम फिर मेरे घर के फोन नंबर पे कॉल जरूर करना, हम जरूर मिलेंगे। नीना बड़ी खुशी खुशी यहाँ से लोटो को गुड बाय करके चली जाती है। और नीना का वो जो आखिरी स्माइलिंग वाला फेस था, वो चीज लोटो को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। लोटो खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान देती है, दिमाग के ऊपर गौर डालती है, और तब उसे याद आता है कि उसने सेम ऐसे इंसान को एक और को देखा है। तब उसे याद आता है कि वो बिल्कुल जोहान जैसी है, डिट्टो जोहान की जैसे, कहीं वो जोहान की बहन तो नहीं। जिसके बाद में सीन यहाँ एक ऐसी जगह के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे कंटिन्यूसली फायरिंग हो रही थी। ये जगह और कोई नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस एरिया था। यहाँ पे तेनमा बैठा था और एक गन से कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहा था। ये आदमी आता है और तेनमा को बताता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। जब सिविल वॉर वगैरह हुई थी तो उसके अंदर इस गन को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन इस गन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तुम 300 मीटर के दूरी पे भी किसी को आराम से शूट कर सकते हो, फिर चाहे टारगेट तुम्हारे आसपास हो या फिर तुम्हारा निशाना बिगड़ा हुआ ही क्यों ना हो, इस गन से तुम किसी को भी उड़ा सकते हो। तुम्हारे पास 4 बंदूकें हैं, लेकिन तुम्हें पहली शॉट के अंदर ही काम खत्म करना होगा। जिसके बाद में हम तेनमा को देखते हैं जो कि एक जंगल के अंदर बैठा था और वहाँ पे से छुप के वो किसी के ऊपर नजर रख रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पे शुबर्ट, कार्ल और उसके पीछे पीछे जोहान आता है। ऐसा लग रहा था कि मानो ये सब एक साथ टर्न करते हैं और तेनमा की तरफ देखते हैं। जैसे ही जोहान टर्न करता है तो तेनमा उस लुक को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। जोहान का डर था या जोहान का उसके आसपास होना बहुत ज्यादा तेनमा को अनकंफर्टेबल कर रहा था। वो पसीना पसीना हो जाता है, बिल्कुल नीचे गिर जाता है। इसी वक्त यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि तेनमा को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तेनमा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहता है। तभी आदमी कहता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग बर्ड हंटिंग करने के लिए आए हैं, तुम भी यही करने के लिए आए हो। अब तेनमा को कुछ समझ नहीं आता, इसी के कारण वो भी कह देता है कि हाँ मैं भी इसीलिए आया हूँ। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि यहाँ पे हर हफ्ते लोग आते रहते हैं बर्ड हंटिंग करने के लिए, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा है, लगता है तुम नए नए आए हो। जिसके बाद तेनमा उस आदमी की बातें सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है, एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वहाँ पे बैठ के बस पुरानी चीजें सोच ही रहा था, अपने मन की सारी पुरानी चीजें, लेकिन फिर भी वो कुछ खाता नहीं है। उसकी हालत काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसने जो भी मंगाया था, तेनमा उसके पैसे रख के वहाँ से चला जाता है और वहाँ की वेट्रेस आके देखती है कि यहाँ का बेस्ट खाना तेनमा ने रिजेक्ट कर दिया है, उसने कुछ भी नहीं खाया और वो यूं ही चला गया। हम देखते हैं कि तेनमा एक ऐसी जगह के ऊपर निशाना लगा रहा था जो कि बिल्कुल जोहान के सर पे था कि वो कैसे जोहान के सर को शूट कर सके। उसके आसपास बच्चे खेल रहे थे, इसी के कारण वो बार बार में अपने निशाने को बदलता जा रहा था। हम तेनमा के घर को देखते हैं जहाँ पे तेनमा कंटिन्यूसली बहुत भयंकर वाली एक्सरसाइज करता है कि उसे कुछ भी करके सारी चीजों को अटेम्प्ट करना ही है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कर सके क्योंकि वो खाना टाइम से नहीं खा रहा था। जिसके बाद हम तेनमा को देखते हैं कि वो उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, खाना ऑर्डर करता है, लेकिन इस बार वो वेट्रेस आ जाती है और तेनमा को डांटने लगती है कि मेरे यहाँ पे न जाने कितने कस्टमर आते हैं और मैं सबका ध्यान रखती हूँ, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लास्ट वीक तुम आए थे और तुमने कुछ खाया भी नहीं, इस बार तुम्हारा क्या मन है, पैसे देके इस बार भी यूं ही चले जाओगे, तुम्हारी हालत देखो, कुछ खा लो तुम। तेनमा ये बातें सुन के थोड़ा बहुत सूप पी लेता है और उसके बाद वापस से अपने काम में चला जाता है। जंगल के अंदर जाता है ताकि वो जोहान के ऊपर नजर रख सके, लेकिन तेनमा की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो उल्टियां करने लग जाता है। उसके बाद जब वो सामने देखता है तो उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि बेहोश था। तेनमा को पता चल जाता है कि इस आदमी के पैर के अंदर कोई तो दिक्कत हुई है, इसी के कारण वो इस आदमी का फर्स्ट एड कर देता है। इस आदमी को वापस होश आता है, तब वो तेनमा से बातचीत करने लगता है और इस जंगल के बारे में बताने लगता है कि जंगल के अंदर काफी समय पहले एक कहानी हुआ करती थी। यहाँ पे कई सारी बर्ड्स थी जो कि एक आदमी के ऊपर आके बैठा करती थी, लेकिन तब उसे एक काम दिया गया, उसे एक आदमी को शूट करना था, जबकि वो आदमी इस जंगल से बहुत प्यार करता था। इस सोल्जर को काम दिया गया था जिस काम से वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने उस अनजान आदमी को मार दिया, जिसके बाद से यहाँ पे कोई भी बर्ड वापस लौट के नहीं आई। और उसके कुछ ही सेकंड के बाद में हम देखते हैं कि जब ये बूढ़ा आदमी तेनमा को ये सारी स्टोरी सुना रहा था तो तेनमा के ऊपर आके एक बर्ड बैठ जाती है। कई सालों बाद इन बर्ड्स ने किसी के ऊपर विश्वास किया था, यानी कि अगर कोई हंटर भी है लेकिन उसके ऊपर कोई बर्ड आके बैठता है, दैट मीन्स कि जानवर उसे बहुत प्यार करते हैं, और जिस हंटर को कोई जानवर प्यार करे दैट मीन्स वो आदमी दिल का सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। गाइस, अगर आप लोगों ने पाताल लोक देखी होगी तो आप लोगों को एक ये डायलॉग बहुत अच्छी तरीके से याद होगा जहाँ पे हथौड़ा त्यागी वगैरह ये सब लोग थे। हालांकि बॉलीवुड की मैं बात कर रही हूँ कि अगर जो भी आदमी कुत्ते से प्यार करता है वो अच्छा होता है, लेकिन कुत्ता जैसा आदमी से प्यार करता है वो आदमी उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। तो सेम एक यहाँ पर भी सीन चल रहा था कि जो बर्ड्स थी वो तेनमा के पास आके बैठ गई थी, यानी कि तेनमा दिल का सच में बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान था। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।
मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक आदमी जो कि इसी जंगल के अंदर काफी टाइम से रहा करता था, लेकिन यहाँ के बर्ड्स जो थी वो अब किसी भी इंसान के ऊपर बिलीव नहीं करती थी और वहाँ से सारी बर्ड्स चली गई थी। लेकिन वो डॉक्टर तेनमा के हाथ पे आके एक बर्ड बैठ गई थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 33 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में वही आदमी इस छोटी सी बर्ड से बात करता है कि आखिर तुम वापस आ गई, ये तुम्हारा घर है और अब मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस जंगल में कभी भी कोई खून खराबा नहीं होगा, तुम्हें यहाँ पे जैसे रहना है तुम वैसे ही रहो। और वो डॉक्टर तेनमा के नेचर के बारे में भी बात करता है कि डॉक्टर तेनमा कितना ज्यादा ब्राइट है कि उसके चक्कर में अब वापस से बर्ड्स लौट आई है। उसी के बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है एक शहर में जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। साथ ही में न्यूज़पेपर में ये न्यूज आती है कि बच्चे कंटिन्यूअसली ऊपर से गिरते जा रहे हैं और उनकी डेथ होती जा रही है। उसके बारे में रीजन किसी को नहीं पता कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। जिसके बाद सीन एक हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम डॉक्टर रिचमैन को देखते हैं जो कि एक बच्चे के सामने बैठे थे और उसे पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, क्या तुम्हें कुछ भी याद है, जोर डालो कि आखिर हुआ क्या था। जहाँ पे पीछे उसकी माँ खड़ी थी और बच्चे को कहने लगती है कि आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम्हारे साथ कितना कुछ बुरा हो सकता था। और उसके बाद ये लेडी रोने लगती है। डॉक्टर रिचमैन उसे शांत कराते हैं कि शांत हो जाओ, इसे जब याद आएगा तब ये बता देगा, तुम मत रो। और उसके बाद उस लेडी को यहाँ से बाहर ले जाते हैं। ये बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसके पैर में चोट लगी थी और बस बच्चा यहाँ पे रेस्ट ही कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर रिचमैन इस लेडी को बाहर ले जाते हैं और बाहर यहाँ पे डेटर बैठा था, जहाँ पे डॉक्टर रिचमैन डेटर को कह के जाते हैं कि देखो शैतानी मत करना और अंदर बिल्कुल मत जाना, अंदर एक पेशेंट है तो तुम कुछ शैतानी नहीं करोगे। डॉक्टर रिचमैन चले जाते हैं लेकिन डेटर काफी देर तक तो बॉल खेलता रहता है और उसके बाद में इसी रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे एक उसकी ही जितनी उम्र का लड़का दिखाई देता है जो कि बेड पे था और उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। डेटर अभी भी यहाँ पे बैठ के बॉल से ही खेल रहा था और फिर इस लड़के से बात करने की कोशिश करता है ताकि उस लड़के को अच्छा लगे। इस लड़के का नाम मार्टिन था। डेटर कहता है कि तुम्हें चोट लगी होगी ना, तुम्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा होगा, क्या तुम ठीक तो हो। जिसके बाद में मार्टिन डेटर को कहता है कि जाके मेरा शूज लेकर आओ। डेटर को समझ नहीं आता कि आखिर मार्टिन कहना क्या चाहता है। जिसके बाद तो मार्टिन उठ के बैठ जाता है और चलने लग जाता है और डेटर को जबरदस्ती करता है उसका शूज लेके आने के लिए। डेटर मना करता है कि तुम आखिर इस हालत में कहाँ जाओगे, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम मत चलो, यहाँ पे रेस्ट करो। लेकिन मार्टिन बात नहीं मानता और एक पैर में शूज पहन के निकल जाता है। डेटर कहता है कि देखो हम दोनों की डांट पड़ेगी और तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मार्टिन बात नहीं मानता और चलता चलता हॉस्पिटल से बाहर आता आता सीधा रोड पे पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारी गाड़ियां आ रही है, लेकिन मार्टिन को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि उसे कुछ हो जाएगा। डेटर बेचारा पीछे खड़ा था और देख रहा था कि मार्टिन को ऑलमोस्ट एक गाड़ी मारने वाली थी, लेकिन फिर भी मार्टिन कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है और उसके बाद चलता चलता एक गार्डन में पहुंच जाता है। एक बूढ़ा सा आदमी यहाँ चल रहा था। मार्टिन खुद के हाथ में ली हुई लकड़ी से उस आदमी को नीचे गिरा देता है और उसके बाद उसके सर पे लकड़ी भी रख देता है, जैसे कि उसे दर्द पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। डेटर उसे मना करता है कि तुम आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लेकिन मार्टिन कहता है कि देखो जरा इसकी आंखों में डर देखो, इसे जिंदा रहना है और इसे मरने का डर है, इसकी आंखों का खौफ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। और उसके बाद मार्टिन उस आदमी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है। जिसके बाद वो डेटर को अपने साथ लेके एक बिल्डिंग की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ दिखाता है कि ये देखो यही हमने वो गेम खेला था, दुनिया आखिर कितनी ज्यादा बोरिंग हो चुकी है, अगर तुम जीत जाओगे तो तुम वापस से गेम खेल पाओगे, अगर तुम जिंदा रहे तो तुम चूज एंड वन बन जाओगे, तुम ही वो बनोगे जिसे चूज कर लिया जाएगा। डेटर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मार्टिन कहना क्या चाहता है। मार्टिन अपने साथ में डेटर को एक बिल्डिंग के अंदर लेके जाने लगता है और फिर डेटर कहता है कि आखिर तुम्हें ये सारी चीजें कौन सिखा रहा है, तुम्हें ये सब चीजें कौन बता रहा है। मार्टिन कहने लगता है कि ये सारी चीजें मेरे दोस्त ने बताई है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम सब लोग मिलके एक गेम खेलते हैं, जो मर गया वो अगली बार गेम नहीं खेल पाएगा। दुनिया देखो ना आखिर कितनी परेशान करती है और हम लोगों को स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा। डेटर ऊपर जाने से मना करता है क्योंकि उसे डर लग रहा था, तो मार्टिन उसका शर्ट खींचता है और गलती से उसे डेटर के शरीर पे बने हुए घाव दिख जाते हैं। अब हालांकि हम लोगों को पता था कि डेटर को तो किंडरहाइम के एक सर ने मारा था बहुत बुरी तरीके से, लेकिन मार्टिन कहता है कि देखो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने कितनी बुरी तरीके से मारा है, क्या तुम उन्हीं लोगों के लिए वापस जाना चाहते हो, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। डेटर को नहीं समझ आता कि आखिर उसे उसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। डेटर पूछता भी है मार्टिन से कि आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मार्टिन जिसके बाद में डेटर को बिल्कुल एक एज के ऊपर ले जाता है जो कि बहुत ही ऊंची बिल्डिंग थी और उसके बाद में यहाँ से डेटर को जंप करने के लिए कहता है कि जंप करो, अगर तुम में काबिलियत हुई तो तुम चूज इन वन बन जाओगे और उसके बाद तुम हमेशा नए गेम खेल पाओगे। डेटर मना करता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं आखिर क्यों कूदूंगा यहाँ से, लेकिन मार्टिन उसे कंटिन्यूअसली प्रोवोक करता रहता है कि तुम कूद जाओ तुम कूद जाओ। लेकिन डेटर कहता है कि मैं बहुत लोगों से प्यार करता हूँ, मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने का शौक है, अगर मैं मर गया तो वो चीजें नहीं खा पाऊंगा, मैं अगर मर गया तो डॉक्टर रिचमैन और उनकी असिस्टेंट से नहीं मिल पाऊंगा। तेनमा ने मुझे हमेशा कहा है कि बुरी चीजों से दूर रहना है, वो मुझे अच्छी चीजें सिखाता है, उसने मुझे जीने का मतलब सिखाया है, अगर मैं मर गया तो डॉक्टर तेनमा से कभी नहीं मिल पाऊंगा, मैं कभी नहीं मर सकता, मुझे ये नहीं करना। और अब तो कहीं ना कहीं मार्टिन का भी दिमाग चेंज हो जाता है। मार्टिन भी ये सारी चीजें करने से डर रहा था और उसी वक्त हवा इतनी तेज चलती है कि मार्टिन का पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पे डेटर उसे बचा लेता है और ऊपर की तरफ खींच लेता है। डेटर पूछता है मार्टिन से कि आखिर तुम्हें ऐसा करने के लिए कौन कह रहा है। जिसके बाद मार्टिन कहना शुरू करता है कि ऐसा सब कुछ उसे जोहान ने करने के लिए कहा है। खैर डेटर ने भी जोहान का नाम पहले भी सुना ही था कि वो कितना बेकार इंसान है और अब तो उसे भी पता चल गया है
है कि वो छोटे बच्चों का दिमाग बदल रहा है। मार्टिन डर गया था और कहता है कि मुझे भी जीना है, मुझे नहीं मरना है, ये सब मुझे जोहान ने करने के लिए कहा था, मैं खुद भी ऐसा नहीं करना चाहता। और जिसके बाद में सीन यहाँ वापस ही एक और बच्चे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस बच्चे को भी मरने मराने की बातों में बहुत ज्यादा शौक था। तभी यहाँ पे इसकी माँ आती है और एक आदमी के सामने चाय कॉफी रखती है और कहती है कि देखो ना आखिर इसे किस तरीके का शौक लगा है, अगर इस दिन इसे कुछ हो जाता तो क्या होता। असल के अंदर इस बच्चे ने भी गेम खेला था, इसके साथ वाला बच्चा मर गया और ये बच्चा जिंदा था। इसकी माँ कहती है कि मेरी तो बिल्कुल बात नहीं सुनता, तुम इससे बात करके देखो, क्या पता तुम्हारी बात सुन ले। और उसके बाद में ये बच्चा बोलने लगता है कि आखिर ये दुनिया कितनी बोरिंग है, वो लड़का मर गया, उसमें गट्स ही नहीं थे, मैं जाके आगे इन फ्यूचर चूज एंड वन बनूंगा। सामने बैठा वाला आदमी इस लड़के को कहता है कि क्या तुम्हें बुक्स पढ़ने का शौक है। तो ये लड़का कहता है कि उफ मैं तो बोर हो गया हूँ, ना मुझे कॉमिक बुक्स पढ़नी है, ना मुझे टीवी देखनी है, मुझे कुछ भी नहीं करना। तुम्हारे बारे में बताओ, तुम भी तो एक नया गेम बताने वाले थे जिसमें कोई तुम्हें गोली मार देगा, बताओ ना आखिर वो कितना इंटरेस्टिंग गेम है, मुझे वही सुनना है। पता चलता है कि यहाँ पे कोई आदमी नहीं बल्कि जोहान बैठा था और वो हर एक इसी उम्र के बच्चे का दिमाग कंटिन्यूअसली वॉश करता ही जा रहा था। इन बच्चों को मरने मराने के लिए काफी सारी चीजें सिखाता जा रहा था। जिसके बाद में सीन यहाँ शुबर्टो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो अपने बेटे कार्ल के साथ यहाँ पे पहुंचा था। असल के अंदर शुबर्टो अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। शुबर्टो एक लाइब्रेरी के अंदर पहुंचा था जहाँ पे वो अपनी सारी अब तक की जितनी भी बुक्स इकट्ठी करी गई थी उन्हें डोनेट करने वाला था। इसी के कारण यहाँ पे जो लाइब्रेरियन था वो शुबर्टो को बहुत ज्यादा थैंक यू करता है, जबकि शुबर्टो कहता है कि आज तक उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, लेकिन फिर भी उसने जितनी भी एक्सपीरियंस लिया है वो सारा इन बुक से ही लिया है, क्योंकि बुक का एक्सपीरियंस ही उसे काम आया है। जो लाइब्रेरियन था वो इसके लिए एक सेरेमनी रखने वाला था, क्योंकि यहाँ पे शुबर्टो की सारी बुक जब डोनेट होने वाली थी तो उस टाइम पे एक इवेंट होने वाला था। शुबर्टो का जो बॉडीगार्ड था वो लाइब्रेरियन से कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में क्या है, सिक्योरिटी बताओ। जहाँ पे लाइब्रेरियन कहता है कि सिक्योरिटी का भी सारा इंतजाम किया गया है, सारी चीजें अच्छी से करी गई है। तभी यहाँ पे जोहान आ जाता है और यहाँ पे जो शुबर्टो का बॉडीगार्ड था वो जोहान से कहता है कि सही बात है ना, हमें सिक्योरिटी तो देखनी पड़ेगी। और लाइब्रेरियन जोहान से हाथ मिलाता है, जिसके बाद इन सभी को एक ऐसे सेक्शन में लेके जाया जाता है जहाँ पे शुबर्टो की बुक रखी जानी थी। ये अब तक का लाइब्रेरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था, जहाँ पे हर कोई इंसान नहीं आ सकता, सिर्फ उसे वीआईपी मेंबर ही आ सकते हैं। और शुबर्टो की जितनी भी बुक्स का कलेक्शन है उसे यही रखा जाएगा। लाइब्रेरियन बताता है कि इस जगह को बहुत ही सेफ तरीके से बनाया गया है, न आग लगने का न चोरी होने का खतरा है। यहाँ के एनवायरनमेंट को भी पर्टिकुलरली सेट किया गया है और सारी बुक्स यहीं पे रखी जाएगी। उसके बाद ये लाइब्रेरियन सबको नीचे ले आता है और हॉल के अंदर बताता है कि सेरेमनी यहीं पे होगी। कार्ल इन सारी चीजों को देख के बड़ा खुश हो रहा था और फिर जोहान को भी कहता है कि देखो ये चीजें कितनी सुंदर है, जबकि जोहान का ध्यान इस वक्त यहाँ पे नहीं था बल्कि ऊपर की तरफ था, जहाँ पे उसे एक बुक ढूंढनी थी। जिसके बाद जोहान ऊपर की तरफ चला जाता है। उसे यहाँ पे एक लेडी मिलती है जो कि बुक्स को अरेंज कर रही थी। वो इस लेडी से एक बुक मांगता है, कॉमिक बुक। तो ये लेडी एक बुक निकाल के देती है, लेकिन जोहान का कहना था कि ये बुक बड़े लोगों के लिए है। तो ये लेडी कहती है कि अच्छा, मुझे लगा था कि आपका फ्रेंड बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बच्चे के लिए बुक निकालती हूँ। गलती से ये सारी बुक आके इसी लेडी के सर पे गिरती है। जोहान जिस तरीके से इस लड़की को देखता है तो ये लड़की कहीं ना कहीं ब्लश करने लग जाती है और कहती है कि अरे आपने तो पहले से एक बुक निकाल ली, वैसे तो मैं भी एक बुक लाई थी, लेकिन आपके पास जो बुक है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है और यहाँ की बुक सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि जोहान बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। न जाने किसी तरीके की कोई वेव आती है और जोहान पूरी तरीके से बदल जाता है, जोर से चिल्लाता है और सीधा जमीन पे गिर जाता है बेहोश होके। ऐसा लग रहा था कि जैसे जोहान के साथ कुछ तो हुआ है, या फिर हम लोगों को जैसा कि पहले पता था कि उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो जरूर उसकी सेकंड पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी हो गई थी। या तो हो सकता है कि उसने जिस बुक के ऊपर नाम पढ़ा था वही चीज उसे ट्रिगर करी हो, या फिर नॉवेलिस्ट का नाम, या उस बुक में बने हुए कोई तो डायग्राम थे जो कि जोहान को बहुत ज्यादा परेशान कर गए और वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर गया। जिसके बाद अब एक पब्लिक नोटिस लगा दिया जाता है शुबर्टो का जो इवेंट होने वाला था उससे रिलेटेड और उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड। जिस वक्त लाइब्रेरी पूरी खाली हो गई थी उसी वक्त हम देखते हैं कि कोई एक आदमी है जो कि कंटिन्यूअसली लाइब्रेरी के अलग अलग एंगल्स के ऊपर नजर रख रहा है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर तेनमा था, क्योंकि उसे ये बिल्कुल सही जगह लग रही थी जोहान को मारने के लिए। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 34 की शुरुआत होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोटो थी वो हॉस्पिटल आई थी जोहान से मिलने के लिए, क्योंकि जोहान को एडमिट कराया गया था। इसी के साथ में वो लड़की भी आई थी जो कि लाइब्रेरी के अंदर थी। ये लड़की लोटो से बातचीत करती है कि जोहान तो यहाँ से चला गया, ये दोनों ही नहीं मिल पाए। ये लड़की लोटो को बताती है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। जोहान ने बस एक बुक पढ़ी और वो बहुत जोर से चिल्लाया और उसके बाद में जमीन पे गिर गया। कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसे हुआ क्या, किस तरीके का ट्रॉमा उसे वापस आया, लेकिन जो भी हो बस वो ठीक हो जाए जल्दी से। जिसके बाद भी सीन यहाँ शुबर्टो के घर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कार्ल यहाँ पे जोहान को कह रहा था कि तुम्हें शायद थोड़े टाइम के लिए वेट करना चाहिए, तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए, देखो तुम्हारी तबियत पे कितना ज्यादा असर पड़ रहा है। जबकि जोहान पीछे खड़ा होकर बस व्यू ही देख रहा था। इसी वक्त कार्ल के पास एक लेटर आता है जो कि जोहान के नाम से था। जोहान उस लेटर को पढ़ता है और उसके बाद में हंसने लगता है। कार्ल पूछता भी है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। जोहान कहता है कि रेड हाइमबर्ग का है और मुझे उनकी बातें सुन के हंसी आ रही है। इसी के बाद में हम जोहान को देखते हैं जो कि रात में रेड लाइट एरिया के ऊपर चला जाता है। वहाँ पे वो एक लेडी से पूछता है कि रेड हाइमबर्ग उसे कहाँ मिलेगी। तो ये लेडी जोहान को कहती है कि आखिर तुम्हें क्या इंटरेस्ट है उस बूढ़ी औरत में, जो भी आ रहा है उसी के बारे में पूछ रहा है, नहीं है वो यहाँ औरत, चले जाओ यहाँ से। और उसके बाद वो इशारा करती है कि उसे वो लेडी कहाँ मिलेगी। जोहान उसी तरफ चला जाता है। एक बिल्कुल अंधेरी गली थी जहाँ पे पहले उसे एक ड्रग एडिक्ट वाली लड़की मिलती है जो कि बिल्कुल पागलों की जैसे बैठी थी। उसके बाद एक लड़की जो कि भूत
वो बजा रही थी और उसके बाद एक और लड़की जो कि बलून पकड़ के बैठी थी। जोहान पूछता भी है रास्ता, लेकिन ये लड़की कुछ भी नहीं कहती। जोहान ऊपर की तरफ चला जाता है, दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, जहाँ पे उसे वही लेडी मिलती है जिसे हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था। इसने मार्गो लैंगर का झूठा नाम बना रखा था और अब इसने जो नया नाम लिया था वो रेड हैमबर्ग का था। जोहान उसके सामने आके बैठता है और ये लेडी कंटिन्यूअसली बस सिगरेट फूके जा रही थी और जोहान से बातें करना शुरू करती है कि तुम कितने स्मार्ट लड़के निकले, किसी को पता तक भी नहीं चला कि तुमने आखिर उस लड़के के साथ में क्या किया। वो लड़का यानी कि फ्रैंक, जिसे जोहान अपने साथ में लाया था शुबर्टो का बेटा बना के, लेकिन जब कार्ल वापस आ गया यानी कि शुबर्टो का असली बेटा, तो ये सारा प्लान फ्लॉप हो गया। उसी की तरह इस लेडी ने भी अपना नाम बार बार में बदला है। फर्क नहीं पड़ता कि आखिर इन चीजों से क्या होता है, क्योंकि इसे 2 साल लगे ये सारी चीजें करने में। ये मार्गो लैंगर को कुछ खास नहीं जानती थी, लेकिन जब इस लेडी ने मार्गो से बात करी तो मार्गो ने अपने सारे दिल का दुख दर्द बाहर निकाल दिया कि उसका एक बेटा है और शुबर्टो की वो पत्नी है और शुबर्टो के साथ ही उसका वो बेटा हुआ है। जिसके बाद तो उसने ही मार्गो लैंगर को मार दिया, यानी कि कार्ल की जो असली माँ थी उसे इसी औरत ने मारा था और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबको यही लगा था कि बस उसकी डेथ हो गई है। और उसके बाद इस लेडी ने मार्गो लैंगर का नाम ले लिया और उसके बाद में शुबर्टो से बहुत पैसे लिए। उसके बाद में वो जोहान को कहने लगती है कि तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे ही तो है। कंटिन्यूअसली वो अपनी सिगरेट बुझाती ही नहीं है, एक के बाद एक पीने ही लगती है। कहीं ना कहीं उसे जोहान के बारे में सारी सच्चाइयां पता थी कि जोहान ने भी ये सारे काम कर रखे हैं और जोहान को भी शुबर्टो की प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है। इसी के कारण अब वो खुद का हिस्सा मांगने लगती है कि लाओ तुम बताओ आखिर मेरा क्या हिस्सा होगा। जिसके बाद वो जोहान को भी कहती है कि अगर तुमने कोई भी गलत चीज करी तो यहाँ पे पहले से ही मेरा बॉयफ्रेंड बैठा है जो कि तुम्हारी खोपड़ी खोल देगा। और उसके बाद वो अंदर से पूछती है ना हनी, और अंदर से दरवाजा नॉक नॉक होने की आवाज भी आती है जैसे कि उसका बंदा अंदर बैठा है। लेकिन कुछ ही देर बाद में जोहान अब चुप हो जाता है और उसके बाद बोलना शुरू करता है कि क्या तुम्हें डर के बारे में पता है कि आखिर डर क्या होता है, अंधेरे के बारे में पता है कि आखिर अंधेरा क्या होता है। मैंने उस हर तरीके के डर को देखा है, अंधेरे को देखा है। जहाँ पे लेडी जोहान को कहती है कि ज्यादा शाने बनने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे हिस्से के बारे में बताओ। जोहान उसे कुछ नहीं कहता और बस यहाँ से जाने लगता है। हालांकि इस लेडी के पास में गन थी, लेकिन अब तक भी इसने चलाई नहीं थी और वो अपनी हनी को अंदर से बुलाती है कि आओ जरा बाहर आओ और इस लड़के को सबक सिखाओ। लेकिन अंदर से जो निकलता है वो और कोई नहीं बल्कि रॉबर्टो था, यानी कि जोहान का चमचा। और रॉबर्टो तो आखिर जोहान की ही बात मानने वाला था, क्योंकि जोहान ने उसका दिमाग भी पूरी तरीके से बदल दिया था और जोहान यहाँ से बड़ा इजीली निकल जाता है। यानी कि जोहान के कांड के बारे में जिसको भी पता होता है, जोहान उन सबको सीधा स्वर्ग तक पहुंचा देता है। उसके बाद जोहान सीढ़ियों से नीचे उतरता है, उस लेडी से बलून लेता है और आगे जाने के बाद में उस पागल लड़की को देता है और साथ ही में उस नशे करने वाली लड़की को पैसे देता है कि जाओ जाके ड्रग्स खरीदो। जिसके बाद में सीन गाइस यहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे काफी सारे मरीज थे जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर तेनमा हमें यहाँ पे दिखाए जाते हैं जिनके हाथ में राइफल थी, पूरी तरीके से पैक थी। एक आदमी पूछता भी है कि इनके अंदर क्या है, लेकिन जोहान मना कर देता है कि नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे कि अरे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो तेनमा कहता है कि क्या यहाँ पे कोई और डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पे ये बूढ़ा आदमी बताता है कि नहीं, यहाँ पे कोई और डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक ही डॉक्टर है जो कि सबका इलाज करती है। वो बहुत अच्छी, अगर वो यहाँ नहीं होती तो आखिर हम सब लोगों का क्या होता। तुम तो यहाँ के नहीं लग रहे हो, तुम तो कहीं और के लग रहे हो। जिसके बाद डॉक्टर तेनमा कहता है कि हाँ मुझे इलाज नहीं कराना, बल्कि मुझे तो उससे बस बात करनी है। और तेनमा सीधा अंदर चला जाता है। पीछे से लोग चिल्लाते रहते कि अरे हमारा नंबर है, लेकिन तेनमा नहीं सुनता और अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि डॉक्टर थी और एक आदमी के पैर को अच्छे से स्टिच कर रही थी। डॉक्टर तेनमा उसके स्टिच से समझ गया था कि ये लड़की सच में एक्सपीरियंस है और अच्छा काम कर रही है, लेकिन बाकी की चीजें भी समझ गया था कि इसे और चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि पैर में जो चाकू लगा था वो इन्फेक्टेड भी हो सकता था। ये लड़की डॉक्टर तेनमा को बाहर जाने के लिए कहती है कि देखो अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ हुई तो इन सबका इल्जाम तुम पे लग जाएगा। तेनमा आगे बढ़ता और कहता है कि तुमने स्टिचेस अच्छी तरीके से लगाए हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि इसे जिस तरीके का चाकू लगा होगा वो इन्फेक्टेड भी हो सकता था, तुम्हें एक ड्रेनेज पाइप डालना होगा, 2 स्टिचेस खोलने पड़ेंगे। ये लड़की मना करती है कि देखो ऐसी फालतू की बातें मत करो। तब तेनमा कहता है कि तुम्हें तो इसे हॉस्पिटल भेज देना चाहिए था, जहाँ पे लड़की कहती है कि अगर हॉस्पिटल भेजना इतना इजी होता तो अब तक ये हॉस्पिटल में होता। ये लोग सारे इलीगल लोग हैं और यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, इसी के कारण ये लोग यहाँ पे आते हैं और मुझे इनका इलाज करना पड़ता है। लेकिन तेनमा के कहने के बाद में ये लड़की वैसा ही करती है। इस आदमी के 2 स्टिचेस खोलती है और इसमें एक ड्रेनेज पाइप डालती है और अच्छे से बैंडेड कर देती है। उसके बाद में ये लड़की कहती है नेक्स्ट कौन है, लेकिन डॉक्टर तेनमा जैसे उसकी तरफ देखता है तो ये लड़की बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि ये लड़की कंटिन्यूअसली 48 घंटों से काम कर रही है, 2 दिन से वो सोई तक नहीं है और सारे मरीजों का बस इलाज ही करती जा रही है। जब ये लड़की उठती है तब तक डॉक्टर तेनमा ने ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को देख लिया था। एक आखिरी बच्चा था जिसे वो रेडी करके बस भेज ही रहा था। डॉक्टर तेनमा इस लड़की से पूछता है कि तुम तो एक्सपीरियंस दिख रही हो, तुम्हारी उम्र क्या है, लेकिन तुम बहुत छोटी लग रही हो। तभी लड़की खुद की उम्र 17 बताती है। डॉक्टर तेनमा को विश्वास ही नहीं होता कि इतनी छोटी लड़की आखिर यहाँ पे कैसे काम कर रही है और उसे ये सारी चीजें किसने सिखाई। ये लड़की बताती है कि यहाँ पे एक डॉक्टर काम किया करते थे, ये सारे इक्विपमेंट्स उनके ही हैं, बस मैं यही सारी चीजों को फॉलो करती जा रही हूँ। वो डॉक्टर एक दिन न जाने कहाँ चले गए और उसके बाद वापस ही नहीं लौटे। तो डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि इक्विपमेंट्स को देख के कोई भी इतनी बड़ी सर्जरी वगैरह नहीं कर सकता है, तुम्हें आखिर कुछ तो आता ही होगा। जहाँ पे लड़की बताती है कि मेरे फादर डॉक्टर थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा क्योंकि हमारा कलर यहाँ के लोगों से मैच नहीं करता था। मैं बहुत छोटी थी और मुझे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया, जिसके बाद मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया, लेकिन वो फैमिली भी मुझे अच्छे से नहीं रखती थी। मेरे फादर की एक दिन मैंने बुक पढ़ी जिसके अंदर उन्होंने यही लिखा था कि लोगों की मदद करो और तब से बस मैंने यही काम अपना लिया। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा लाचार है,
है, इसी के कारण ये कहीं भी नहीं जा सकते। डॉक्टर तेनमा इस लड़की को पढ़ाई करने के लिए कहते हैं कि अगर तुम पढ़ाई करोगी तो शायद तुम बहुत अच्छे काम कर सकती हो, यहाँ के लोग तुम्हें अपना लेंगे और एक दिन तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी, सबकी मदद करोगी। लेकिन ये लड़की कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो इन लोगों का इलाज कौन करेगा। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है जिसके पेट के अंदर गोली लग गई थी। वो लेडी बताती है कि मेरे कस्टमर ने मुझे मार दिया। पीछे पीछे इसका बच्चा भी आता है जो कि बहुत जोर से रोने लगता है कि प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, इन्हें मैं कैसे तैसे करके यहाँ पे ले आया हूँ, प्लीज इन्हें बचा लीजिए, हम और कहीं नहीं जा सकते। ये लड़की इस छोटे से बच्चे को बाहर भेजती है और कहती है कि तुम चुप हो जाओ, अभी हम तुम्हारी माँ का ध्यान रख लेंगे। उसके बाद में डॉक्टर तेनमा और ये लड़की दोनों ही सोचने लगते हैं कि अगर ये लेडी यहाँ पे चल के आ गई है दैट मीन्स इस लेडी को थोड़ा बहुत तो होश है और इसकी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक भी है। लेकिन इस लड़की को लगता है कि मैं इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगी और इसे शायद हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। डॉक्टर तेनमा कहता है कि क्रिटिकल कंडीशन है, अगर इसे हॉस्पिटल भेजा तब तक ये मर भी सकती है, हमें अभी के अभी ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। ये लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि शायद इससे ऐसी चीजें नहीं हो पाएगी, लेकिन तेनमा इसे सीधा स्ट्रेचर पे लिटा देता है और उसके बाद में गैस करने लगता है कि अगर इसके पेट में गोली लगी इसका मतलब इसका रेप केस भी काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ होगा। अगर हमने इसके रेप केस को छेड़ा तो शायद ये कोमा में भी जा सकती है, इसी के कारण हमें इसका बहुत ढंग से इलाज करना पड़ेगा। ये इस लड़की को अच्छी तरीके से समझाता है कि आखिर से क्या क्या करना है और उसके बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर तेनमा के गाइडेंस में इस लड़की ने बहुत अच्छी तरीके से इस लेडी का ऑपरेशन कर दिया था। इस लेडी की जान बच गई थी, जिसके बाद ये छोटे बच्चे के पास जाती है और कहती है कि ये कितना मासूमियत से सो रहा है और अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती। डॉक्टर तेनमा के गाइडेंस में ही इस लड़की ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, जिसके बाद तेनमा बताते हैं कि आखिर वो यहाँ पे आए क्यों हैं। डॉक्टर तेनमा एक न्यूज़पेपर का कटआउट दिखाते हैं और कहते हैं कि ये एक लेडी है जिसका नाम रेड हाइमबर्ग है, तुम ही पहली बार गई थी जब ये लेडी मरी थी, तुमने आखिर उस जगह पे क्या देखा। जहाँ पे लड़की बताती है कि हाँ मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, लोगों को मरते हुए देखा है, या तो कोई चोरी करता है तब किसी को मारता है या फिर किसी को किसी से दुश्मनी निकालनी होती तब किसी को मारता है, लेकिन ये सब चीजें वैसी नहीं लग रही थी। इसकी तो वहीं पे डेथ हो गई थी, इसके सर में गोली लगी थी। तेनमा को समझ में आ गया था कि और किसी ने नहीं बल्कि जोहान ने किया है, ये जोहान का काम है और अब उसे जोहान को मारना ही था और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये लड़की उसे रोकने लगती है कि आप प्लीज यहीं पे रुक जाइए, मुझे आपकी जरूरत है, यहाँ के लोगों को आपकी जरूरत है, आप रुकेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन तेनमा को तो खुद का ही काम पूरा करना था, उसे तो जोहान को ही मारना था। ये लड़की कहती है कि आप खुद एक बहुत बड़ी अंधेरे के अंदर फंसे हुए हो, क्योंकि जोहान इस लड़की को ज्ञान देके गया था कि तुम्हें उभरना होगा, तुम्हें उजाले में जाना पड़ेगा, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन ये लड़की खुद तेनमा को समझ गई थी कि तेनमा खुद बहुत बड़ी परेशानी में है। लेकिन तेनमा इस लड़की को जवाब नहीं देता कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा और फिर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जोहान ने रेड हाइमबर्ग को ढूंढ लिया था और इसी के साथ में उसे जान से भी मार दिया था। साथ ही में डॉक्टर तेनमा एक ऐसी लड़की के पास में पहुंचा था जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी थी लेकिन बहुत लोगों का इलाज करती थी। जोहान उसके पास गया और उसे जीने का एक नया मकसद दिया। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 35 की शुरुआत होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफी सारे एम्प्लॉयज दिखाए जाते हैं जो कि अपनी मीटिंग खत्म करके एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। जापानीज में अगर इफ गुड बाय किया जाता है या फिर बाय किया जाता है या फिर थैंक यू बोला जाता है, खैर थैंक यू को तो अरिगातो गोजाइमास कहा जाता है, बट नॉर्मली जो बाय किया जाता है उसे दोमो भी कहा जाता है, दोमो। तो इसी तरीके की कंटिन्यूअसली कॉन्वर्सेशन चल रही थी। लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर लुंगे थे वो इन चीजों को सुन के बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। इसी वक्त यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि लुंगे से आके बात करता है। असल के अंदर लुंगे इस ऑफिस के अंदर यहाँ के ओनर से मिलने के लिए आया था जिनका नाम यामामोतो सान था। लेकिन ये आदमी बताता है कि आज यामामोतो सान यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो काफी ज्यादा बिजी थे, इसी के कारण नहीं पहुंच पाए। आपको अगर उनसे मिलना है तो आप थोड़े टाइम बाद आ जाइएगा। इसी के साथ में ये इंस्पेक्टर लुंगे इस आदमी से पूछते हैं कि डॉक्टर तेनमा का उनके बारे में क्या कहना है। ये आदमी बताता है कि कई सालों पहले हम एक साथ में मिले थे, 4-5 बार हमने साथ में बैठ के चाय भी पी थी, लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग गलत सोच रहे हैं। वो ऐसा इंसान नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो गलत इंसान हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा हमेशा से पर्सनली लगा करता था। लेकिन जो डॉक्टर लुंगे था वो इस बात के लिए बिल्कुल श्योर था कि डॉक्टर तेनमा ही इन सारी चीजों का कल्प्रिट है, वही लोगों को मार रहा है। इंस्पेक्टर लुंगे थे वो खुद ही कहीं ना कहीं जापानीज पर्सन बनने की कोशिश कर रहे थे कि काश अगर वो वैसा बन जाए तो वैसा सोच भी सके। इसी के कारण वो जापानीज जैसी ड्रेस रखता है
और कहता है कि ये ड्रेसेस हर कोई नहीं पहनता। साथ ही में चॉपस्टिक उठाता है और साथ ही में कहता है कि जापानीज लोग चॉपस्टिक में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। इसके कुछ ही देर बाद में लुंगी के पास में एक कॉल आता है। ये कॉल उसकी बेटी का था। उसकी बेटी को एक बेटा हुआ था, इसी के कारण उसने लुंगी से बात करी। वो कहती है कि मुझे पता चला कि आप मुनिक के अंदर है। क्या आपको पता है कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है? हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो वो एक तरफ, लेकिन आप अपने ग्रैंडसन को देखने तो जरूर आएंगे ना। इस बात को सुन के कहीं ना कहीं लुंगी खुश भी था बट रिएक्ट नहीं करता और अपनी बेटी को वादा कर देता है कि हाँ वो उसके ग्रैंडसन से मिलने के लिए जरूर आएगा। इसी के कारण ये दोनों एक जगह और टाइम डिसाइड करते हैं कि कब वो अपनी बेटी से आके मिलेगा। जिसके बाद में वापस से लुंगी एक और आदमी से आके मिलता है और उससे भी वही क्वेश्चंस करता है, यानी कि डॉक्टर तेनमा से रिलेटेड कि आखिर क्या वो उससे मिला था, नहीं मिला था, और मिला था तो उसका रिएक्शन कैसा था, और क्या वो उसकी फैमिली के बारे में चीजें जानता है। जहाँ पे डॉक्टर बताता है कि हाँ मैं मिला था तेनमा से। वो बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव टाइप का इंसान था, ना तो ज्यादा इंट्रोवर्ट था ना ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था, बहुत कम लोगों से बात करता था। अगर उसके पास में अपने मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट हाथ लग जाए तो बस वो तो फिर भगवान था। वो न्यूरो में सच में बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ही अच्छा सर्जन था, न जाने कितने लोगों की जान बचाई है उसने। और रही बात उसकी फैमिली की, तो मुझे बस इतना ही पता है कि उसके फादर और उसके बड़े भाई डॉक्टर थे, इसी के कारण उसे भी डॉक्टर ही बनना पड़ा। कई सालों से वो अपने घर यानी कि जापान नहीं गया है, वो यहीं पे ही है। क्या आपको अभी भी उसके ऊपर शक है? हालांकि मुझे भी नहीं लगता कि तेनमा ऐसा कुछ कर सकता है। एक बार फिर से लुंगी जो था वो इसी ऑफिस के अंदर आके बैठ जाता है क्योंकि उसे यहाँ के सीनियर से मिलना था, लेकिन उसका असिस्टेंट आके बताता है कि माफ करिएगा वो सर आज भी नहीं आए। लुंगी बताता है कि इसका मतलब आपके सर बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। जहाँ पे असिस्टेंट बताता है कि हम लोग एक पार्टी में जाने वाले हैं, हो सकता है शायद वो हमें वहाँ पे मिले, आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस वक्त लुंगी को अपनी बेटी से मिलने के लिए जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो तेनमा जैसा सोच रहा था कि अगर वो तेनमा होता और उसके अंदर जोहान की स्प्लिट पर्सनैलिटी होती तो वो क्या करता। यहाँ दूसरी तरफ हमें उसी की बेटी का सीन दिखाया जाता है जो बेचारी 2 घंटे से बैठ के अपने छोटे से बच्चे को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर वेट ही कर रही थी कि कब उसका फादर यानी कि लुंगी आके उससे मिलेगा, और एज यूजुअल लुंगी वहाँ नहीं जाता। हम देखते हैं पार्टी का सीन जहाँ पे सारी जापानीज लोग वगैरह बैठे थे, मस्त गाना वाना गा रहे थे क्योंकि उन्हें कैरियोके पसंद था। हालांकि ये कल्चर वहाँ ज्यादा है गाइस। उसके बाद में ये लोग लुंगी को भी गाने के लिए कहते हैं, लेकिन लुंगी जो था वो गाना नहीं गाता है। कुछ ही देर बाद में यहाँ पे जो मेन यामामोतो सान था वो पहुंच जाता है जिससे लुंगी को बातचीत करनी थी। यामामोतो सान अपना यहाँ पे एक कार्ड देता है। असल के अंदर जापान में काफी ज्यादा चलता है कि हर एक इंसान के पास खुद का विजिटिंग कार्ड होता है। जैसे अपने इंडिया में होता है ना कि किसी शॉप का किसी शोरूम का कार्ड होगा, तो वहाँ के लोग खुद के नाम के विजिटिंग कार्ड बनवा के रखते हैं। तो यामामोतो सान ने अपनी डिटेल्स जो थी वो लुंगी को दे दी थी। इसी के साथ में ये यामामोतो सान था वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि फाइनली मैं इस चीज के अंदर सक्सीड हो ही गया। मैं शुबतो के पास में गया था, मैंने उस लड़के को देखा, वो ब्लॉन्ड हेयर वाला सुंदर सा लड़का। अगर मैं उससे मिल लूंगा तो मैं उसे बड़ी बड़ी डील्स जरूर क्रैक कर लूंगा, हम बिजनेस बहुत अच्छा करने वाले हैं। साथ ही में मुझे वो बुक भी मिल गई जिसे वो लड़का पढ़ा करता था। जैसे यही बात लुंगी सुनता है तो अभी भी उसे इस बात के ऊपर गौर नहीं करना था कि वो जोहान नाम के एक लड़के से मिला, यानी कि जोहान सच में रहता है, बल्कि वो इस बात पे बिलीव कर रहा था कि ये भी जरूर तेनमा ही होगा। इसी के कारण वो इस बुक को लेता है और पढ़ना शुरू करता है। उसमें जो लैंग्वेज लिखी थी वो लुंगी को समझ में नहीं आ रही थी, कोई दूसरे टाइप की लैंग्वेज लिखी हुई थी, जिसे वो ट्रांसलेट कराने के लिए निकल जाता है। वो एक ऑफिस में जाता है और एक बंदे को उसे ट्रांसलेट करने के लिए कहता है और उसके बाद में लिखी हुई लाइंस को कंटिन्यूअसली रिपीट करने लगता है। जिसके बाद में हम वही डॉक्टर को देखते हैं जो कि पहले भी तेनमा से मिला हुआ था, यानी कि उसकी पुरानी फ्रेंड। इनके सामने अभी भी एक क्रिमिनल ही बैठा था। ये डॉक्टर इस क्रिमिनल को सारी बात बताते हैं जोहान से रिलेटेड और फिर पूछते हैं कि आखिर तुम जोहान के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो ये क्रिमिनल बोलता है कि आज तक मैंने जितने भी क्राइम्स वगैरह सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, समझे, ये तो उन सब में सबसे एक्सट्रीम लेवल का निकला। ये तो मेरा हीरो बन गया है, मुझे तो ये आदमी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका दिमाग बहुत अलग चलता है, ये अलग अलग चीजों के बारे में सोचता है। अगर वो किसी चीज से बोर हो गया होगा तो उसे नई नई चीजों की जरूरत पड़ती ही रहती होगी। जिसके बाद में डॉक्टर कहता है कि अगर तुम जोहान होते तो फिर तुम किसे मारते। जिसके बाद इस चोर ने सारी की सारी चीजें सुन ली थी, यानी कि जोहान से रिलेटेड सारी हिस्ट्री। तो ये कहता है कि उसे पेरेंट्स को मारना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस वक्त भी वो एक नए कपल के पास में ही जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ हम डॉक्टर रिचमंड को ही देखते हैं जो कि इस वक्त लिबर्ट कपल के पास में जाता है। हालांकि ये वो कपल है जिनका बच्चा तो बहुत पहले मर गया था, लेकिन इन्होंने जोहान को अपना बेटा बना रखा था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। अब जो डॉक्टर रिचमंड थे वो जोहान की पूरी हिस्ट्री लेकर आते हैं और साथ ही में उसकी पिक्चर वगैरह भी लेकर आते हैं और इस कपल से बिल्कुल सामने सामने कन्फ्रंट करते हैं कि आपने जिस लड़के को अपना बेटा बना रखा है वो आपका बेटा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपका बेटा है, उसने आपको इतना बड़ा घर, बंगला, पैसा, गाड़ी सब कुछ दिए ताकि आप अच्छे से रह सके, लेकिन वो आपका बेटा नहीं है। 5 साल के अंदर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जाने हैं। तभी बुक के अंदर से रिचर्ड की पिक्चर गिर जाती है। तो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी कहता है कि ये तो हमारे घर पे पॉलिसी बेचने आया था। जहाँ पे रिचमंड कहता है कि वो कोई पॉलिसी बेचने वाला नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर था जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वो मर गया है। उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि जोहान ही है। सीन जिसके बाद में उसी डॉक्टर और क्रिमिनल के ऊपर शिफ्ट होता है। डॉक्टर क्रिमिनल से पूछता है कि आखिर जोहान की ऐसी क्या मेंटलिटी है जो वो लोगों को मारा करता है। जहाँ पे क्रिमिनल बताता है कि बचपन में आपने गेम जरूर खेला होगा ना, चींटियों को बीच में से बिगाड़ने का गेम, कि उनकी लाइन जाके बिगाड़ दो। तो बस जोहान भी यही चीजें किया करता है। उसके बाद में जो डॉक्टर रिचमंड था वो इस कपल को बहुत अच्छी तरीके से समझाता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा, आप उसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं आप मुझे बता दीजिए। वो हर कपल को मार देता है। जो कपल भी उसकी देखरेख करता है आप भी
उन्हीं में से एक बनने वाले हैं। उसने आपको जो कुछ भी दिया है ये सब कुछ झूठा दिखावा है। आप अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन ये कपल जो था वो डॉक्टर रिचमन की बात बिल्कुल ना तो सुनता है ना समझता है, बल्कि उन्हें तो जोहान के ऊपर बिल्कुल अंधा विश्वास था कि वो एक बहुत ही मासूम लड़का है, अच्छा लड़का है, इन लोगों की बहुत ज्यादा देखरेख करता है और वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। डॉक्टर रिचमन उन्हें बहुत अच्छी खासी वार्निंग देके वहाँ से निकल जाते हैं। और ये कपल था जो शायद मन ही मन जानता भी था कि उनके साथ में कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये इसी घर में रहना मंजूर करते हैं। जिसके बाद सीन वापस से उसी क्रिमिनल और डॉक्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और पूछा जाता है कि अगर वो उन्हें मार देगा उसके बाद क्या करेगा, जहाँ पे ये क्रिमिनल बताता है कि अब तो उसकी ज्यादा भूख बढ़ गई होगी, अब तो वो न जाने कितने लोगों को मारेगा। जैसा कि अब शुबर्टो की भी स्टोरी बताई गई थी तो वो अगला नाम शुबर्टो का ही लेता है। यही सारी रिकॉर्डिंग आके ये डॉक्टर रिचमन को सुनाता है और बताता है कि अब शायद हो सकता है कि शुबर्टो खतरे के अंदर हो, उन्हें कुछ भी हो सकता है और जोहान के साथ में वही रहते हैं। लेकिन अब रिचमन ने समझ लिया था कि अब सारी सच्चाई को बाहर निकालने का टाइम आ गया है। उस डॉक्टर को कहता है कि मुझे शुबर्टो के पास में जाना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा, वो चाहे फिर मुझे मार ही क्यों ना दे, लेकिन मैं अपने दोस्त रिचर्ड का बदला लेके ही रहूंगा, ऐसे लोगों की जान नहीं गवा सकता मैं। और रही बात तेनमा की, तो तेनमा भी पागल हो चुका है। वो किस दिन जोहान को मार देगा किसी को भी पता तक नहीं चलेगा और खुद भी फंस जाएगा। मुझे इन चीजों को जाके रोकना पड़ेगा। सीन जिसके बाद में तेनमा के ऊपर शिफ्ट होता है। लाइब्रेरी के अंदर कल के प्रोग्राम की सारी तैयारी चल रही थी और तेनमा चोरी छुपे अपने साथ में राइफल लेके सीधा ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच जाता है। वो गन को छुपा चुका था और इसी वक्त यहाँ पे लोटे आ जाती है जो कि तेनमा को एक बुक उतारने के लिए कहती है। तेनमा उस बुक को उतार देता है और लोटे बताती है कि ये एक बहुत ही अमेजिंग बुक है, पिक्चर बुक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी है लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। एक दोस्त था मेरा जो कि इसे पढ़ के बेहोश हो गया, न जाने ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। जहाँ पे तेनमा पहले तो घबरा गया था लेकिन बाद में पूछता है कि क्या तुम्हारा दोस्त अच्छा है, जिसके बाद में लोटे कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो अभी बिल्कुल ठीक है, तो चलो फिर मैं चलती हूँ। उसके बाद में लोटे यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद तेनमा एक बुक शेल्फ की बिल्कुल ऊपर ही ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पे पूरी रात रुकने का प्लान बनाता है कि वो पूरी रात यहीं पे रुकेगा। रात होने पे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं लाइब्रेरी के और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 36 की शुरुआत होती है। कहानी इस वक्त पास्ट के अंदर जा चुकी थी। यहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर था जहाँ पे सारे लोग तेनमा को कह रहे थे कि ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, आपको कहीं और जाना है, किसी और का ऑपरेशन करना है। लेकिन तेनमा इस जगह से हिलता तक नहीं है। वो इस पेशेंट का नाम पूछता है लेकिन किसी को नाम तक नहीं पता था। हमें दिखाया जाता है कि और कोई नहीं बल्कि जोहान था, छोटा सा बच्चा था जिसके सर के अंदर गोली लगी हुई है और तेनमा को इसी का ऑपरेशन करना था। तेनमा कहता है बच्चे तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें बचा लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये केस सच में बहुत ज्यादा क्रिटिकल था क्योंकि सर के अंदर गोली लगी थी जिसे निकालना बहुत इम्पॉसिबल सी बात थी। लेकिन फिर भी तेनमा ने उस केस को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया था और उसके बाद तो कई सारी चीजें भी हो गई थी। साथ ही में जो छोटी सी नीना थी वो भी यहाँ से भाग गई थी। बचपन के अंदर वो यही कहा करती थी कि मार दो उसे, मार दो, लेकिन वो कभी किसी को मिली ही नहीं। जिसके बाद सीन तेनमा के ऊपर शिफ्ट होता है प्रेजेंट के अंदर। वो बिल्कुल अंधेरे सी लाइब्रेरी के अंदर होता है। रात में एक गार्ड चेक करने के लिए भी आता है लेकिन वो गार्ड तेनमा को नहीं देख पाता। तेनमा अच्छी तरीके से छुपा हुआ था और वो गार्ड यहाँ से रोशनी वगैरह करके निकल जाता है। तभी हमें तेनमा का एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ही छोटा बच्चा था। सारे बच्चे एक साथ में गेम खेल रहे थे छुपने का और तेनमा एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। इसके दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं कि तेनमा अगर तुम बाहर नहीं निकले तो तुम कल के जैसे अपने पैंट में पी कर दोगे, तो अच्छा होगा कि तुम बाहर निकल जाओ। लेकिन जो तेनमा छोटा सा बच्चा था वो जोर से अपनी पी को रोक के बैठा था और बाहर बिल्कुल नहीं निकलता। तभी वहाँ पे एक आंटी आती है जो कि सारे बच्चों को भगा देती है कि चलो रात हो रही है, जाओ यहाँ से। और छोटा सा बच्चा तेनमा अकेला रह जाता है कि अरे कोई मुझे तो ढूंढो, सब मुझे छोड़ के चले गए, मैं अभी तक भी यहीं पे हूँ, कोई तो मुझे ढूंढो। और सीन वापस से प्रेजेंट में आता है कि कोई भी तेनमा को इस बार भी नहीं ढूंढ पाया। तेनमा शेल्फ के ऊपर ही बंदूक लेके बैठा हुआ था। जिसके बाद सीन यहाँ सीधा शिफ्ट हो जाता है शुबर्टो के घर पे, जो कि गाड़ी से अपने घर की तरफ घुस ही रहे थे। लेकिन तभी इन्हें सामने एक आदमी दिखाई देता है जो कि काफी देर यानी कि शाम से खड़ा था। ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर रिचमन थे। शुबर्टो का बॉडीगार्ड कहता है ये उस इंस्पेक्टर का थेरेपिस्ट था यानी कि रिचर्ड, जिसकी डेथ हो गई थी क्योंकि उसी को केस पे लगाया गया था और रिचर्ड तो खैर मर गया था। यहाँ पे शुबर्टो अपने बेटे कार्ल को कहता है कि नहीं उसे भगाओ मत, आखिर वो कैसा दिखता है मुझे ये बताओ। कार्ल बताता है कि वो एक बूढ़ा आदमी है, वो दिखने में बुरा नहीं लग रहा है और उसके कोई इंटेंशन गलत भी नहीं लग रहे हैं। जिसके बाद शुबर्टो उसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। शुबर्टो के सामने अब डॉक्टर रिचमन बैठे थे। डॉक्टर रिचमन शुक्रिया करते हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन शुबर्टो गुस्से में आके कहते हैं कि फटाफट बोलो जो भी काम है तुम्हें, थोड़ा जल्दी बताओ। तो यहाँ पे डॉक्टर रिचमन भी बोलते हैं कि देखो टाइम तो मेरे पास में भी नहीं है लेकिन मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, कुछ पेपर्स में दिखाना चाहता हूँ और उसके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे शुबर्टो कहता है कि क्या तुम उस लड़के के बारे में बात करने आए हो, जोहान के बारे में? तो रिचमन कहता है कि आपको कैसे पता कि मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ? जहाँ पे शुबर्टो कहता है कि मुझे पता था एक दिन कोई ना कोई जरूर आएगा जो कि उस लड़के के बारे में बात करेगा। वो इतना ज्यादा परफेक्ट है, इतना परफेक्ट आखिर कैसे कोई इंसान हो सकता है? डीप डाउन वो एक बहुत ही शांत इंसान है, मन से एकदम शांत, आखिर कोई कैसे हो सकता है ऐसा? जिसके बाद तो रिचमन अपनी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकाल देता है और उसके बाद में सब कुछ बताना शुरू करता है। मुझे आपको जोहान से रिलेटेड काफी सारी बात बतानी है। 1989 से ये कहानी शुरू होती है जब वो पैदा हुआ था, तब से लेके रिचमन के पास जो भी स्टोरी थी वो सब कुछ शुबर्टो को बता चुका था। और साथ ही में ये भी कि एक और लड़का था फरहान नाम का, जो कि शुबर्टो का बेटा बनके आने वाला था, जिसे खुद जोहान लेकर आया था। लेकिन वो बेटा तब मर गया जब इनका असली बेटा कार्ल सामने आया। साथ
साथ ही में जोहान ने वो सारे काम किए हैं जिससे कि शुबर्टो अकेला पड़ जाए, यानी कि उसका ड्राइवर, उसका दोस्त, उसकी बीवी, एक ऐसा आदमी जो उसके लिए बुक पढ़ता था, उन सारे लोगों को जोहान ने एक एक करके मार दिया ताकि शुबर्टो बिल्कुल अकेला पड़ जाए। आखिर वो इस तरीके का मॉन्स्टर है। क्या आप कभी समझ भी पा रहे हैं कि वो कैसा इंसान है? आपको ध्यान देना होगा। जहाँ पे शुबर्टो कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है मेरा नाम क्या था? मेरा नाम वैम्पायर था, लोगों को मार दिया करता था और इन सब के बाद में भी मेरी भूख नहीं मिटी। मैं उसी तरीके का मॉन्स्टर था जिसके अंदर का मॉन्स्टर बढ़ता ही जा रहा था। वो मेरी एक उम्र हुआ करती थी जिस वक्त मुझे सब कुछ चाहिए था। जोहान में भी बिल्कुल वही चीज है, उसे भी कोई नहीं रोक पाएगा। चींटियों की चलती हुई लाइन को अगर कोई हटा भी देता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोहान को अगर कोई रोक सकता है तो वो कोई उससे भी बड़ा मॉन्स्टर होगा तो ही उसे कोई कंट्रोल कर पाएगा, नहीं तो इसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब रिचमैन ने ऑलमोस्ट शुबर्टो को हर तरीके की बात बता दी थी जोहान से रिलेटेड कि वो कितना ज्यादा खतरनाक आदमी था। अगली सुबह कार्ल आता है शुबर्टो के पास में और कहता है कि डैड आप बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हैं और अब तो हमें सेरेमनी में भी जाना है। अगर आप ज्यादा थके हुए हैं तो हम शायद कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन शुबर्टो मना कर देता है कि नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हमें जाना चाहिए। जोहान कहाँ पर है? तो कार्ल बताता है कि वो डायरेक्ट सेरेमनी में ही जाएगा। जिसके बाद सीन यहाँ उस छोटी बच्ची यानी कि नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। साथ ही में क्योंकि ये तेनमा के ख्याल थे, क्योंकि नीना ने उसे पानी के पास कहा भी था कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती थी वो मेरी थी और अब अगर वो बच भी गया है तो उसे मैं मारूंगी। हालांकि ये सारी चीजें तेनमा अपने ऊपर लेके जी रहा था कि तेनमा अगर बचपन में उसका इलाज करता ही नहीं तो शायद आज जोहान एक मॉन्स्टर जैसा बनता ही नहीं। तो अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जोहान को मारना। अब तक सुबह हो गई थी। सेरेमनी के अंदर यानी कि लाइब्रेरी के अंदर लोग आना शुरू कर गए थे और उसके बाद में तेनमा अपना टारगेट भी सेट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम नीना को देखते हैं जो इस शहर के अंदर रह के एक जगह काम कर रही थी। उस आदमी को वो गुड बाय बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। साथ ही में एक एसटीडी पे जाके कॉल भी करती है। खैर अब जापान में उसे क्या बोलते हैं ये तो गाइस मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो कॉल लोटो को करती है कि अगर लोटो मिल जाए तो उसे बता देना कि वो इस शहर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही है और वो उसे स्टेशन पे मिलेगी। जिसके बाद अब टाइम आ चुका था जब शुबर्टो इस जगह पे पहुंचने वाला था। इस शहर के अंदर शुबर्टो का बहुत नाम था। उसे रात का ड्रैकुला, वैम्पायर, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ थी जो कि हर कोई अलग अलग तरीके की बातें कर रहा था। किसी ने तो शुबर्टो को पहली बार देखा था, तो यहाँ पे कार्ल से रिलेटेड, शुबर्टो से रिलेटेड अच्छी बुरी हर तरीके की बातें हो रही थी कि आखिर ये आदमी बाहर क्यों निकला है, आखिर ये आदमी अपनी बुक्स डोनेट क्यों करना चाहता है, आज ही क्यों करना चाहता है, ये कितना महान आदमी है। और कुछ लोग कहते हैं कि कितना बुरा भी आदमी है। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शुबर्टो सुन रहा था। तभी वो कार्ल को पास बुलाता है और कहता है कि सुनो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि घर पे रह गए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ल मना भी करता है कि आप आखिर अकेले कैसे रहेंगे। तो शुबर्टो कहता है तुम मेरी टेंशन मत लो, जोहान यहाँ पे आ जाएगा, तुम घर जाओ और डेस्क पे मेरे जो पेपर रखे वो ले आओ। कार्ल को बहुत अजीब लगता है लेकिन आखिर वो कर भी तो क्या सकता था। इसी के कारण वो अपने फादर को छोड़ के यहाँ से चला जाता है। अब शुबर्टो को बाकी के लोग अपने साथ लेके जाने लगते हैं। सीन जिसके बाद में लुंगी के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि इसी डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर यहाँ पे कहता है कि जोहान खुलेआम घूम रहा है, वो लोगों को कभी भी मार देगा, आखिर तुम जाके जोहान को पकड़ते क्यों नहीं हो। जहाँ पे लुंगी कहता है कि सारा काम प्रोसेस में चल रहा है, तुम टेंशन मत लो, हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट है और जोहान को पकड़ लिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी को पकड़ लिया गया है। ये वो आदमी था जिसने तेनमा को राइफल दी थी। जब इसे पूछा जाता है कि तेनमा कौन है तो इस आदमी के पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि वो एक जापानीज आदमी था, लंबा टॉल था और उसने गन दी थी। इससे ज्यादा इस आदमी को कुछ नहीं पता था। ये बातें अंदर आके लुंगी सुनता है तो वो मन ही मन अब सोचने लगता है कि अगर वो तेनमा होता, वो जापानीज होता, उसके पास इतनी बड़ी गन होती तो वो क्या करता। लुंगी बिल्कुल ऐसा ही बिहेव कर रहा था। वाताशी वा तेनमा देस, यानी कि मैं तेनमा हूँ। वाताशी वा मीन्स गाइस मैं, ये एक जापानीज सेंटेंस है। वाताशी वा तेनमा देस कि मैं तेनमा हूँ, मैं तेनमा हूँ। वाताशी वा निहोन जिन देस, यानी कि मैं एक जापानीज हूँ। और उसके बाद में उसके हाथ में राइफल थी और वो बार बार सोचने लगता है कि अगर उसके हाथ में राइफल होगी तो वो किसे मारेगा, किसे मारेगा। सीन जिसके बाद में यहाँ रिचमैन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि काफी ज्यादा मायूस बैठा था। इसी वक्त डेटर आता है जो कि उसके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन रिचमैन कहता है कि उसे इन चीजों की आदत है, वो बिल्कुल ठीक है। डेटर ने उसके लिए इतना किया, यही बहुत बड़ी बात है। वो काफी समय पहले आर्मी के लिए काम किया करता था, इसी के कारण उन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ खा भी रहा है या नहीं खा रहा है। लेकिन अगर डेटर ने उसके लिए इतना कुछ किया है तो वो टेस्ट जरूर करेगा। जिसके बाद रिचमैन था वो अखबार पढ़ने लगता है और तभी उसे पता चलता है शुबर्टो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला है, यानी कि वही बुक सेरेमनी जो कि लाइब्रेरी के अंदर होने वाली थी। शुबर्टो को पता चल गया था कि जोहान भी वहाँ आएगा और साथ ही में तेनमा भी वहाँ आएगा। सेम टाइम पे लुंगे भी मन ही मन ये सारी चीजें सोच के समझ चुका था कि आखिर अब टारगेट कौन है, वो शुबर्टो हो सकता है। इसी के कारण वो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को बुला के उस सेरेमनी में जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे जिसके बाद सीन शुबर्टो के ऊपर शिफ्ट होता है जिसे स्टेज पे लाया जा रहा था। शुबर्टो पूछता है कि मेरा असिस्टेंट कहाँ पर है, जोहान कहाँ पर है। देखा जाता है जोहान बहुत दूर खड़ा था और दूर से ही क्लैपिंग कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और शुबर्टो भी उसे देख के बस स्माइल ही करता है। यहाँ से दूर से हम तेनमा को देखते हैं जो कि जोहान के ऊपर परफेक्ट निशाना लगा के बैठ गया था कि अब तो वो उसकी खोपड़ी खोल के रहेगा। जिसके बाद में सीन यहाँ लोटे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, साथ ही में नीना के ऊपर। नीना यहाँ से जा रही थी लेकिन सही टाइम पे लोटे आ जाती है और नीना को रोक लेती है और बुक दिखाती है। साथ ही में बोलती है तुम दोनों जुड़वा हो ना, तुम दोनों ट्विंस हो, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, तुम जोहान की बहन हो। जब नीना ये बात सुनती है तो वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं। साथ ही में लोटे दिखाती है कि ये देखो वो बुक, इसी बुक को देख के वो बेहोश हो गया था, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, इस बुक को पढ़ो। नीना जब उस बुक को पढ़ती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं।
है। हालांकि वो जोहान जैसा तो बिहेव नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों में डर, शौक, बहुत सारी चीजें थी। और इसी सस्पेंस के साथ गाइस ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे लोगों को एक साथ में पता चल गया था कि आखिर तेनमा कहाँ पर है, और इसी के साथ में जो शुबर्टो था वो बुक सेरेमनी के अंदर पहुंच गया था। साथ ही में लोटे जाके सीधा नीना से मिलती है और उसे एक बुक देती है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 37 की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कहानी बताई जाती है। इस कहानी के अंदर काफी हजारों सालों पहले एक मॉन्स्टर हुआ करता था। वो मॉन्स्टर इधर उधर पूरी दुनिया में यूं ही घूमा करता था। उसका कोई नाम नहीं था, तो उसने अपने से बातें करने के लिए अपना जैसा एक और मॉन्स्टर बना लिया। अब आखिर ये दोनों मॉन्स्टर एक साथ में क्या करते, और इन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। इसी के कारण एक मॉन्स्टर चला गया ईस्ट में और एक मॉन्स्टर चला गया वेस्ट में। एक मॉन्स्टर आगे बढ़ता है क्योंकि उसे अपना नाम चाहिए था। इसी के कारण वो शहर में पहुंच जाता है और एक आदमी से जाके उसका नाम मांगता है जिसका नाम ओतो था। वो मना कर देता है कि उसे अपना नाम नहीं देना। तो ये मॉन्स्टर कहता है कि अगर तुम मुझे तुम्हारा नाम दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी पावर्स दूंगा। ओतो पहले मना करता है, लेकिन पावर की बात सुनते ही ओतो बात मान जाता है और ये मॉन्स्टर ओतो के मुंह से उसके अंदर घुस जाता है। कुछ ही टाइम के अंदर ओतो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और पूरे शहर के अंदर उससे ज्यादा पावरफुल कोई था ही नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद में मॉन्स्टर की भूख बढ़ने लगती है और अब उसे नाम से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो उसे ही खा जाता है। अंदर ही अंदर से ओतो खत्म हो चुका था। मॉन्स्टर को फिर से भूख लगती है और अब उसे नया नाम भी चाहिए था। ऐसे करके वो उस गाँव के अलग अलग लोगों के पास में जाने लगा। कोई जूता बनाने वाला था तो कोई पर्दा बनाने वाला था। ऐसे न जाने वो कितने लोगों को खा गया था, लेकिन अभी भी उसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं मिला था। जिसके बाद वो महल के अंदर गया। एक दिन उस मॉन्स्टर ने एक छोटे से बच्चे को देखा जो कि प्रिंस था, लेकिन वो बिल्कुल मरने की कगार पे था। मॉन्स्टर उस बच्चे से अपना नाम मांगता है। ये बच्चा वैसे भी मरता तो क्या करता, इसलिए उसने उस मॉन्स्टर को अपने अंदर आने दिया। अब प्रिंस पहले से बहुत ज्यादा हेल्दी हो चुका था। ये चीज देख के तो पूरे महल वाले बहुत खुश थे। अंदर से मॉन्स्टर भी खुश था क्योंकि उसे बहुत अच्छा नाम मिला था। साथ ही में उसे महल में रहने की शानो शौकत भी मिल रही थी। इसलिए कई समय तक उसने उस बच्चे को नहीं खाया, लेकिन अब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ दिनों में वो भूख से पागल होकर मॉन्स्टर सबको बोलने लगा कि देखो मेरे अंदर का मॉन्स्टर कितना बड़ा हो गया, और महल के लोगों को धीरे धीरे करके खाने लगा। उसने यहाँ तक कि अपने बाप यानी कि किंग को भी नहीं छोड़ा और महल में किसी को भी नहीं छोड़ा, वो सबको खा गया। शहर में अब जब कोई बचा ही नहीं था तो वो बच्चा आगे बढ़ने लगा क्योंकि उसके अंदर एक मॉन्स्टर था, लेकिन उसके पास अभी भी नाम था। अब पूरे शहर में अकेले घूमते घूमते वो अपने दूसरे मॉन्स्टर से मिला और पूछा आखिर तुमने क्या किया। ये मॉन्स्टर बताता है कि मुझे नाम की जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही खुश हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे आखिर नाम की क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये छोटा बच्चा था, वो कहता है कि मुझे नाम की बहुत जरूरत है और मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके कारण वो अपने ही दूसरे हिस्से को भी खा लेता है। उस बच्चे को अपना नाम बहुत पसंद था, इसी के कारण उसने अपनी बॉडी को बिल्कुल नहीं खाया। उस बच्चे का नाम सबको पसंद आता है क्योंकि वो नाम था ही बहुत प्यारा। ये नाम और कुछ नहीं बल्कि जोहान था। असल के अंदर ये सब कुछ उस कॉमिक बुक के अंदर लिखा हुआ था, जो बुक इस वक्त लोटे पढ़ रही थी। ये बुक वही है गाइस जिसे जोहान पढ़ के लाइब्रेरी के अंदर बेहोश हो गया था। इस वक्त नीना इस बुक को पढ़ चुकी थी, तो लोटे कहती है कि क्या तुम्हें इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, क्या तुम इसी जगह से बिलोंग करती हो। तो नीना मना कर देती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। लोटे चिल्लाने लगती है उस पे कि आखिर तुम कौन हो, तुम नीना फॉर्टनर भी हो या नहीं हो, तुम्हें ये लैंग्वेज कहाँ से आती है, तुम कहाँ से बिलोंग करती हो। नीना डर गई थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में मैंने एक कहानी सुनी है, वो भी किसी अपने इंसान से, इसलिए मुझे इस कहानी के बारे में पता है। लोटे माफी मांगती है कि सॉरी नीना, मैं शायद तुमसे ज्यादा बोल गई। जिसके बाद में अब नीना कहती है कि तुमने कहा है कि तुम्हारा एक फ्रेंड है जिसका नाम जोहान है और बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा ही दिखता है, क्या तुम ये बिल्कुल सच कह रही हो। इस वक्त वो कहाँ पर है। लोटे बता देती है कि वो हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखता है, और इस वक्त वो म्यूनिख की बुक एग्जीबिशन के अंदर गया है जहाँ पे एक इवेंट चल रहा है। नीना उसी वक्त उठ जाती है और उसके बैग के अंदर एक गन थी। हम सबको पता है कि वो अपने भाई को मारना चाहती थी, इसी के कारण वो फुर्ती से भागती है। लोटे भी उसको कहती है कि अरे रुको, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ, प्लीज रुको। दूसरी तरफ सीन यहाँ बुक सेरेमनी के अंदर शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे काफी सारे लोग थे। यहाँ का जो ऑर्गेनाइजर था वो शुबर्टो की भर भर के तारीफें कर रहा था और सारे लोगों को शुबर्टो के आने से पहले उसके दिए हुए डोनेशन के बारे में बताने लगता है। हम यहाँ पे तेनमा को देखते हैं जो कि जोहान के ऊपर एकदम परफेक्ट निशाना लगा के बैठा था, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी।
थी। न जाने क्यों बस तेनमा के हाथ कांपते जा रहे थे। उसे अपने पास्ट के अंदर काफी सारी चीजें याद आती है कि कैसे जोहान ने उसकी आंखों के सामने मिस्टर जंकर को मारा था, मौरा को मारा था, जो कि उसका सबसे फेवरेट आदमी था, सबसे फेवरेट दोस्त था। न जाने और भी कितने मिडिल एज कपल को मारा था। तो आखिर उसके हाथ नहीं कांपने चाहिए और उसे जोहान को बस मार देना चाहिए। तेनमा ऑलमोस्ट फुल तैयारी के साथ था जोहान को शूट करने के लिए, लेकिन तभी कोई पीछे आता है जो कि उसी के ऊपर गन रख देता है। ये और कोई नहीं बल्कि रॉबर्टो था, जो कि तेनमा के ऊपर ही अटैक करता है और उससे गन भी छीन लेता है। तेनमा के मुंह से भयंकर खून निकलने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि अब तक ऑर्गेनाइजर जो था, यानी कि लाइब्रेरी का बहुत बड़ा हेड, वो शुबर्टो को आगे आने के लिए कहता है। अब यहाँ पे रॉबर्टो जो था वो तेनमा को कहता है कि तुम शूट करना चाहते हो, तुम्हें पता भी है क्या कि शूटिंग कैसे होती है, ये मेरा काम है, तुम मुझे देखो क्या कि शूट कैसे होता है। अब जो ये रॉबर्टो था वो शूटिंग का निशाना हटा के सीधा शुबर्ट के ऊपर कर देता है, यानी कि रॉबर्टो शुबर्ट को मारने के लिए आया था। हम यहाँ पे जोहान को देखते हैं जिसके पीछे से एक लेडी निकलती है और उसके हाथ में एक तरीके का कैन था। वो कहती है कि यहाँ तो बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, लगता है शुबर्टो के बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, न जाने इन लोगों के साथ में क्या होगा। और वो हंसते हंसते यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद में शुबर्टो का बुलाया जाता है। शुबर्टो जो कि ज्यादा चल फिर नहीं पाता, आंखों से देख नहीं पाता, बस वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसे कहीं न कहीं से अंदाजा लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है। इस बीच के अंदर तेनमा और रॉबर्टो के बीच में भी फाइट होती रहती है। जोहान शुबर्टो को उठाता है ताकि वो माइक तक आ सके। शुबर्टो कहता है कि ये तुम्हारा प्लान था, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। जोहान इस वक्त शुबर्टो को कुछ रिप्लाई नहीं करता, बल्कि कहता है कि यहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत लोग आए हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, आपकी तारीफ ही कर रहे हैं, कुछ लोग तो खड़े भी हैं। आप देखिए कि कितने लोग आपके इस डोनेशन को देखने आए हैं। कहीं न कहीं शुबर्टो मन ही मन सोच चुका था कि आखिर उसके साथ में क्या होने वाला है, और साथ ही में वो डरा हुआ भी था। लेकिन जोहान जिसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं थी कि आखिर वो क्या करने वाला है। यहाँ दूसरी तरफ हम तेनमा और रॉबर्टो को देखते हैं, क्योंकि रॉबर्टो ने तेनमा का मुंह पकड़ लिया था और वो तेनमा को शूट भी नहीं करने दे रहा था। शुबर्टो सब कुछ समझ गया था कि आखिर उसके साथ में क्या होने वाला है। इसी के कारण वो सारे लोगों को कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता है कि कितने सारे लोग बैठे हैं, कितनी दूर दूर तक बैठे हैं और वो कौन कौन है। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सब ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे, न ही चिल्लाएंगे, न ही दौड़ेंगे। यहाँ पे बहुत ही जल्दी भगदड़ मचने वाली है। आप सब लोगों को यहाँ से निकलना है और बिल्कुल शांति से निकलना है। सारे लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर शुबर्टो ऐसा क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारी बातों के बीच में रॉबर्टो ने बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगा लिया था शुबर्टो को शूट करने का। वहीं दूसरी तरफ जोहान अपने हाथों से इशारा कर रहा था। पहले उसने ऊपर की तरफ इशारा करा, उसके बाद में लेफ्ट में और उसके बाद में नीचे। तभी यहाँ पे वो जो लेडी थी उसका प्लान रिवील होता है कि वो तो यहाँ पे बुक्स जलाने के लिए आई है, यानी कि एक साथ में दो प्लान, और वो माचिस की तिल्ली जमीन पे फेंक देती है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे जो गार्ड खड़ा था उसे स्मेल आने लगती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है बुक्स के साथ में। देखते ही देखते अफरा तफरी मच जाती है, हर जगह आग लग जाती है। अब जैसा कि एक बुक्स की लाइब्रेरी है तो आग लगना और आग पकड़ना कितना जल्दी हो सकता है ये लोग आप समझ ही सकते हैं। एक तरीके से शुबर्टो की अब तक की जिंदगी की जो सबसे बड़ी कमाई थी, उसकी इतनी बड़ी बुक लाइब्रेरी, इतनी सारी बुक्स, वो सब कुछ जोहान ने जला दी थी। ऊपर से खड़ा होकर जो रॉबर्टो था वो हंस रहा था कंटिन्यूअसली कि अरे जोहान, ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं था, मेरा काम तो बस सिर्फ और सिर्फ शुबर्टो को शूट करना था, लेकिन तुम्हारे पास तो दूसरा बैकअप प्लान भी था। तुम कितने स्मार्ट हो, देखो लोग कैसे चींटियों के जैसे भाग रहे हैं, मर रहे हैं, अपनी जान के लिए भीख मांग रहे हैं, तुम बहुत स्मार्ट हो। अब तक जो तेनमा था, गिरा हुआ था, घायल था, उसने एक छोटी सी गन हाथ में उठा ली थी और शुबर्टो की तरफ एकदम परफेक्ट निशाना लगा लिया था। या दूसरी तरफ शुबर्टो जोहान को कहता है कि ये देखो, तुम यही करना चाहते थे ना, देखो आखिर तुमने क्या किया। जोहान कहता है कि इसमें आखिर कुछ भी फायदा नहीं है, मैं करना तो कुछ और चाहता था लेकिन मैंने किया कुछ और है। शुबर्टो पूछने लगता है तुम आखिर कौन हो, तुम्हें किसी भी चीज का डर तक नहीं लग रहा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेनमा ऑलमोस्ट अब इस रॉबर्टो को ही शूट करने वाला था, लेकिन रॉबर्टो अपनी गंदी सी शक्ल लेके तेनमा की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम कभी किसी को नहीं मार सकते। लेकिन तेनमा कहता है कि मुझे आज गन चलानी पड़ेगी और मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। शुबर्टो आगे बढ़ता जाता है, तेनमा को डराता रहता है और कहता है कि तुम कभी नहीं मार पाओगे, देखो तुम्हारा हाथ कितना कांप रहा है, तुम्हारा काम लोगों की जान बचाना है, मेरा काम लोगों को मारना है, लो चलो आज मैं तुम्हें भी ऊपर पहुंचा देता हूँ। और उसके बाद में हमें एक बस गोली चलने की आवाज आती है और सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। अब रॉबर्टो ने तेनमा को मारा या तेनमा ने रॉबर्टो को मारा, ये चीज इस एपिसोड में नहीं दिखाई जाती है। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 38 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें गोली चलने की आवाज आई तो थी, लेकिन साथ ही में वो पूरी लाइब्रेरी जो कि बर्बाद हो रखी थी उसमें आग भी लग रही थी। सीन यहाँ पे पास्ट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम ह्यूगो को देखते हैं जो तेनमा को सिखाता है कि कभी भी तुम गन चलाते हुए कांप नहीं सकते, तुम्हें अपनी टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही में तुम सिर्फ और सिर्फ एक शॉट कभी नहीं चला सकते, अगर तुमने 2 शॉट चलाए तो ही तुम जिंदा बच पाओगे। सीन उस वक्त पे शिफ्ट होता है जब तेनमा नया नया ह्यूगो के पास में गन चलाना सीखने के लिए आया था। ह्यूगो पूछता भी है कि क्या तुम्हें गन चलाना आता है, और उस वक्त तक तेनमा ने पहली बार गन पकड़ी तक भी नहीं थी और ह्यूगो ने उसे बहुत कुछ चीजें सिखाई। सबसे इम्पोर्टेंट रूल कि कुछ भी हो जाए एक बार में शूट करके कभी नहीं रुकना है, मिनिमम 2 शूट तो करने ही है, तभी तुम जिंदा रहोगे। जिस वक्त हमने गोली की आवाज सुनी थी वो तेनमा की आवाज थी। तेनमा ने चलाई थी रॉबर्टो के ऊपर, क्योंकि तेनमा शायद थोड़ा सा फास्ट था और रॉबर्टो दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन रॉबर्टो के हाथ में गन थी, राइफल थी बहुत बड़ी, और वो तेनमा को शूट करने ही वाला था गुस्से के अंदर आके, लेकिन तेनमा ने उससे पहले एक और शूट करा और इस बार तो रॉबर्टो सीधा उछल के गिरा और उस पूरी की पूरी
बैल्कनी से जाके नीचे गिरा। अब भी तेनमा को लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा देरी कर चुका है। उसने पहले खुद को चेक किया कि वो जिंदा है, इसका मतलब उसने सही टाइम पे बंदूक चलाई। वो कहता है कि अब उसे जोहान को मारना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे नहीं छोड़ सकता। वो इस आग लगी हुई लाइब्रेरी के अंदर ही भागने लगता है। सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो वो टकरा के किसी से सीधा नीचे गिरने लगता है। पता चलता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा धुआं था कि लोग मर रहे हैं। अब जैसा कि तेनमा एक डॉक्टर है, वो किसी को मारने से पहले लोगों की जान बचाने के बारे में पहले सोचता है। और इस वक्त हर कोई यहाँ पे खुद की जान के बारे में रो रहा था कि अरे हमारी जान बचाइए। जो ऑर्गेनाइजर था वो माइक के ऊपर अनाउंस करता है, प्लीज अपना ध्यान रखिए, आप लोग ऐसे भागिए मत, दरवाजे की तरफ जाइए, नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड का पीछा करिए। सिक्योरिटी गार्ड आता है और बताता है कि सारे दरवाजे बंद है, न जाने किसने बाहर से सबको लॉक कर दिया है। जो ऑर्गेनाइजर था वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले शुबर्टो की जान बचाओ। क्या कोई ऐसा दरवाजा है जिससे शुबर्टो को बाहर निकाला जा सकता है? जोहान थोड़ा सा स्ट्रेंज होकर पूछता है कि क्या कोई सच में ऐसा छुपा हुआ दरवाजा जिसके बारे में आपने मुझे नहीं बताया? सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता इस वक्त, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। जोहान वापस से इस बात के अंदर आग लगा देता है कि आग में से आप आखिर शुबर्टो को कैसे लेके जाएंगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर और सारे सिक्योरिटी वाले मिलकर भागने लगते हैं और कहते हैं कि हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। शुबर्टो और जोहान आपस में बातचीत करने लगते हैं। जैसा कि शुबर्टो अब सच में डर रहा था, तो जोहान अब खुद शुबर्टो के चेहरे पे हाथ रख लेता है और उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है और कहता है कि आज तक तुमने किसी को नहीं देखा, तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, मुझे पता है तुम नहीं देख सकते, लेकिन इतना नजदीक से तुम देख सकते हो। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो कि आखिर तुम्हें क्या दिखता है। क्योंकि शुबर्टो बार बार पूछ रहा था जोहान से कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो जोहान बताता है कि मैं उस फेरी टेल की दुनिया से आया हूँ जहाँ पे कोई जिंदा नहीं बचा था, मैं बचा था, मेरे साथ मेरा एक साथी बचा था। इस दुनिया में हमारे अलावा मुझे और कोई नहीं दिखता है। मैं इतनी काली दुनिया से आया था। क्या आप तुम्हें डर का अंदाजा हो रहा है कि आखिर डर क्या होता है, काली दुनिया क्या होती है? शुबर्टो ये बातें सुन के सच में बहुत बुरी तरीके से कांपने लग गया था कि जोहान किस तरीके का आदमी है। इसी वक्त हम नीना को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी तक पहुंच गई थी और उसे बहुत ज्यादा अजीब तरीके की फीलिंग हो रही थी, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स का मरना याद आ गया था कि कैसे बेचारे मारे गए थे। लेकिन जैसे वो लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंचती तभी यहाँ पे डेटर और साथ ही में डॉक्टर रिचमंड भी पहुंच जाते हैं। डेटर नीना को देख के पहचान जाता है, नीना भी उसे देख के पहचान जाती है, लेकिन ये दोनों ही बात करने लगते हैं कि आखिर इस लाइब्रेरी के अंदर हो क्या रहा है। सीन अंदर जब शिफ्ट होता है तो हर तरफ तो आग लग रही थी। सीन जिसके बाद में अब कार्ल पे शिफ्ट हो जाता है। वो घर पे आया था, जैसा कि शुबर्टो ने कहा था कि डेस्क पे एक फाइल रखी है। कार्ल उसे उठाता है तो उसके अंदर से एक पिक्चर गिरती है जो कि उसकी मॉम की थी, साथ में कुछ पेपर्स भी रखे हुए थे। अब असल के अंदर ये सब कुछ कार्ल की माँ के बारे में था, जहाँ पे लिखा था कि उनका असली नाम मार्गो नहीं है बल्कि कुछ और नाम था। 1955 में वो पैदा हुई, जिसके कुछ साल बाद में वो जर्मनी शिफ्ट हो गई। उसके कुछ साल बाद में वो सबसे बड़ी प्रोस्टिट्यूट बनी, क्योंकि वो शहर के सबसे नामी गिरामी लोगों के साथ में रहा करती थी। उसके कस्टमर्स बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और भी कई लोग थे। इन्हीं में से एक आदमी शुबर्टो भी था। कुछ सालों बाद में यानी कि 23 साल की उम्र में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो शुबर्टो का बेटा था जिसका नाम कार्ल था। उसके बाद में उसने अपने बेटे को छोड़ दिया। उसे नहीं पता कि उसका बेटा आखिर कहाँ पे गया है। कुछ ही सालों बाद में उसने रिटायरमेंट भी ले लिया। सीन जिसके बाद में कार्ल के ही पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे वो खुद की माँ का सीन याद करता है कि कैसे उसकी माँ उसे भेज रही थी। साथ ही में ये भी कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने बाप से नफरत ना करे, वो बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन ये बात उसे बचपन में समझ में नहीं आई थी कार्ल को कि आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों कह रही है। जिसके बाद में कार्ल आगे पढ़ना शुरू करता है कि जब मार्गो लैंगर रिटायर्ड हो गई थी, उसके कुछ समय बाद में एक ऐसी कंपनी के बारे में पता चला था जो 2 नंबर का धंधा करती थी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करती थी, और उसी के सबसे बड़े गुंडे के साथ में मार्गो लैंगर का नाम जुड़ा था। अब मार्गो लैंगर के साथ उसका रहना, उठना बैठना, ये सब सच है या अफवाह, ये बात कभी किसी को पता नहीं चली। साथ ही में उन्हें एक जगह पे कैप्चर किया गया था, वो उसी जगह पे रहा करती थी। मरने से कुछ टाइम पहले वो 18 साल के लड़के के साथ में दिखाई दी, जो कि बिल्कुल उनके बेटे के हम उम्र था। उसके बाद में उनकी डेथ हो गई। किसी कस्टमर ने या फिर चलते फिरते आदमी ने उन्हें मार दिया। उसके बाद में नीचे एक लेटर और था। पता चलता है कि ये वो लेटर है जो कि मरने से 3 महीने पहले लिखा गया था। जो कार्ल इस राइटिंग को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो उसकी मॉम की ही राइटिंग है। इस लेटर के अंदर लिखा था, क्योंकि वो अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी कि आखिर तुम कैसी हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि वो जो लेडी थी वो भाग गई थी और पकड़ी भी गई थी। साथ ही में वो अपने बच्चे के बारे में भी लिखती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मेरा बेटा कहाँ गया है। मैं एक लड़की के साथ यहाँ रहती हूँ जो कि बिल्कुल मुझे मेरे बेटे के जैसा ही लगता है। उससे बात करते हुए लगता है कि जैसे मेरा बेटा भी कहीं ना कहीं तो होगा, बस मुझे ये नहीं पता है कि वो खुश है या नहीं है। मैंने उसे बहुत कुछ सिखाया है। और अब आगे उसकी किस्मत, जहाँ पे कार्ल बैठ के रोने लगता है और कहता है कि मॉम मुझे पता था कि आप हमेशा मेरा ध्यान रखोगी और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपने सच कहा था कि मैं अपने फादर से नफरत ना करूँ। अब जाके मुझे ये चीज समझ में आई। असल के अंदर ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि शुबर्टो ने भी अपनी पूरी लाइफ मार्गो को ढूंढने में ही निकाल दी थी। हालांकि मार्गो उन्हें नहीं मिली थी क्योंकि वो रिटायर्ड होकर एक पीसफुल लाइफ चाहती थी। इस चक्कर में उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया ताकि उसके ऊपर किसी तरीके का एलिगेशन ना लगे। कार्ल बैठ के अपनी मॉम को बहुत ज्यादा याद करता है। दूसरी तरफ सीन रिचमंड के ऊपर शिफ्ट होता है और ये लोग देखते हैं कि दरवाजा आखिर खुल क्यों नहीं रहा है। यहाँ हम तेनमा को देखते हैं क्योंकि लोगों की जान बचाना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो दरवाजे के पास जाता है। लोग उसके हाथ में गन देख के बुरी तरीके से डर गए थे और साइड हट जाते हैं। तेनमा उसके बाद में दरवाजों के जॉइंट पे गन चलाता है। 2-3 शॉट के बाद में दरवाजा थोड़ा सा ढीला हो जाता है। तेनमा जोर जोर से धक्के लगाने लगता है। पहले लोग उसे देखते कि आखिर वो कर क्या रहा है, लेकिन बाद में उसी की मदद करते हैं और दरवाजा गिरा के तोड़ देते हैं। तेनमा सबको कहता है कि कोई भी यहाँ से भागेगा नहीं, धीरे धीरे करके
के जाइए, लेडीज और बूढ़ों को पहले भेजिए, लाइन बना के जाइए। यहाँ पे तभी एक आदमी कहता है, या फिर हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड था वो, जो कि तेनमा को कहता है कि मैं आखिर तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, तुम आखिर कहाँ पे जा रहे हो। तेनमा अपनी गन को चेक करता है जिसमें अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही गोली बची थी, यानी कि तेनमा को अगर जोहान को मारना है तो 2 ही गन में काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ नीना भी ऊपर का कांच तोड़ के अंदर की तरफ घुस गई थी। यहाँ पे अब जो तेनमा था वो भरे हुए आग के अंदर, धुएं के अंदर सीधा स्टेज तक पहुंच गया था, जहाँ उसके सामने जोहान था जो कि आगे बढ़ता जा रहा था। तेनमा की हिम्मत नहीं थी कि वो जोहान के ऊपर शूट करे, लेकिन जोहान जो फुल कॉन्फिडेंस के अंदर हीरो के जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, इतनी तेज गर्मी के अंदर भी उसका एक पसीना तक नहीं गिर रहा था। वो तेनमा को कहता है इशारे में कि सीधा सर के ऊपर शूट करो, बिल्कुल परफेक्ट यहीं पे मारना। तेनमा डरा हुआ था, लेकिन अभी भी उसके हाथ कांप रहे थे, वो जोहान को नहीं शूट कर पाता। वो करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे नीना आ जाती, जो कि जोर से चिल्ला देती कि नहीं तेनमा, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे तेनमा नीना के ऊपर चिल्लाता है कि नहीं तुम नहीं कर सकती। इन दोनों पागलों के लड़ने के बीच में, जो एक दूसरे को कह रहे थे कि नहीं तुम नहीं मार सकते, नहीं तुम नहीं मार सकते, इस बीच में जोहान गायब हो जाता है, क्योंकि वो धुएं के अंदर आगे निकल गया था। तेनमा नीना को कहता है तुम आखिर ऐसा क्यों करना चाहती हो, जबकि नीना कहती है कि उसे मारूंगी तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही मारूंगी। तेनमा देखता है कि इस धुएं के अंदर जोहान गायब हो गया है और नीना कंटिन्यूअसली शूटिंग करती जा रही है, क्योंकि ना तो उसे जोहान दिख रहा है, ना ही उसे धुएं के आर पार दिख रहा है, लेकिन वो शूट करती ही जा रही है। अब यहाँ का जो टेंट था वो इतना ज्यादा कच्चा हो गया था कि वो गिरने वाला था नीना और शुबटो के ऊपर। तेनमा भागता है उन दोनों की जान बचाने के लिए, लेकिन तब तक वो टेंट गिर चुका था इन दोनों के ऊपर। और इसी बहुत ही अमेजिंग सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो क्या इन दोनों में से कोई बचता है या दोनों ही मर जाते हैं, या जोहान का क्या होता है, ये सारी चीजें गाइस अभी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जोहान ने एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग करी थी, जहाँ पे वो शुबर्टो को मारने वाला था एक बहुत ही बड़े बुक कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर तेनमा, नीना, इसी के साथ में बहुत सारे लोग आ गए थे जिन्होंने जोहान की प्लान को फेल कर दिया था। जोहान वहाँ से गायब हो गया, लेकिन नीना और शुबर्टो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के अंदर फंस गए। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 39 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हर जगह न्यूज चैनल पे वही चीजें दिखाई जा रही थी जो कि उस बुक कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ था। सारे लोग बच गए थे और सभी के एशियन आदमी को थैंक यू कर रहे थे कि अगर वो आदमी नहीं होता, अगर उसके पास गन नहीं होती, उसने अगर दरवाजा ना तोड़ा होता तो आज शायद इतने सारे लोग मर जाते। उस आदमी को न जाने कैसे कोई बस ढूंढ ले और सब उसका मिलके बस शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यहाँ पे नीना भी काफी ज्यादा इंजर्ड थी, वो भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट ही थी, जिसके बाद में सीन यहाँ लुंगे के ऊपर शिफ्ट होता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुंगे सही टाइम पे निकल गया था, लेकिन सारा काम हो गया उसके बाद जाके लुंगे यहाँ पे पहुंचा। अगर वो उस वक्त पे पहुंच गया होता तो शायद वो भी जोहान के दर्शन कर लेता, लेकिन अब इस एनिमे का रिक्वायरमेंट था कि लुंगे को जोहान का अभी तक सामना कराया ही नहीं गया है। तो इस बार भी यही होता है कि ये लोग यहाँ पे बस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचे थे। पूरी जगह को इस तरीके से साफ किया गया था, क्योंकि अब खैर आग भी लग गई थी तो कोई सबूत मिलना तो नामुमकिन ही था। लेकिन ऐसा कोई चोर नहीं होता जो कि कोई सबूत छोड़ता ही नहीं है। अगर वो सबूत ही ना छोड़े तो वो इंसान नहीं बल्कि एक शैतान होगा। तभी यहाँ पे लुंगे को एक मिल जाता है, इसी के कारण वो अपने असिस्टेंट को दे देता है और कहता है कि इसे चेक कराओ किसका है। साथ ही में यहाँ पे जो राइफल मिली थी वो भी बुरी तरीके से जल गई थी। हालांकि थी तो वो डॉक्टर तेनमा की, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं मिलने से डॉक्टर तेनमा को कोई दोषी करार नहीं दे सकता था। अब जिसके बाद में लुंगे को शुबर्टो से मिलना था, क्योंकि शुबर्टो की भी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसे पता था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। इसी के कारण लुंगे अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसके सामने कार्ल था। कार्ल को देखते ही वो पहचान जाता है कि वो शुबर्टो का बेटा है। इसी के कारण अब कार्ल से पूछताछ की जाती है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। कार्ल बताता है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, लेकिन साथ ही में वो जोहान का नाम भी लेता है कि सारे लोग मिल गए हैं, लेकिन जोहान अभी तक नहीं मिला है, आप प्लीज उसे ढूंढिए। एकदम से अब जाके लुंगे के दिमाग में क्लिक होता है कि दुनिया जहान के लोग जब उसे
कह रहे थे कि जोहान एक रियल पर्सनैलिटी है, लेकिन अब तक भी लुंगे जो है वो विश्वास नहीं करता और अभी भी वो विश्वास नहीं करता कि कार्ल ने अगर किसी का नाम लिया है तो वो सच में एक इंसान होगा ही। जिसके बाद में अब ये लोग उसी के घर की तरफ जाते हैं, यानी कि जहाँ पे जोहान रहा करता था, लेकिन अब तक ये जगह बिल्कुल साफ कर दी गई थी। लुंगे का हाथ टाइपराइटर के जैसे टाइप करने के लिए शुरू तो हो गया था, लेकिन उसके पास लिखने के लिए कुछ था ही नहीं। यहाँ का ओनर बताता है कि तकरीबन कुछ दिन पहले वो यहाँ से चला गया था, लेकिन उसकी एक निशानी तक यहाँ पे नहीं है। ये असिस्टेंट कहता है कि हमें शायद यहाँ पे फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने चाहिए, तो लुंगे कहता है इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर उसने इतनी शानदार तरीके से इस जगह को साफ किया है, दैट मींस जरूर कोई ना कोई तो बात होगी, वो सच में कोई इंसान तो नहीं लग रहा है। जिसके बाद एक बार फिर से लुंगी वही हरकतें करता है। वाताशिवा जोहान देस, यानी कि मैं जोहान हूँ, मैं एक जापानीज कैरेक्टर हूँ, इसी के साथ में मैं तेनमा भी हूँ। सब कुछ वो खुद को एक ही पर्सनालिटी में डालने की कोशिश कर रहा था। लुंगे को ये बात मान लेनी चाहिए कि जोहान असलियत में एक मॉन्स्टर है जो कि उसके बहुत ज्यादा नजदीक है। सीन जिसके बाद में नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लोटे उसे मिलने के लिए आई थी, उसकी तबीयत वगैरह पूछती है, जहाँ पे उसे कहा भी जाता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था, क्या तुम्हें कुछ भी याद है कि उस वक्त तुम्हारी जान किसने बचाई थी। नीना को थोड़ा बहुत याद था कि ये सब कुछ डॉक्टर तेनमा ने किया था। वो वहाँ पे आग के अंदर झुलस रही थी, लेकिन उसी वक्त डॉक्टर तेनमा आए और उसकी जान बचा ली और उस जगह से उसे बाहर निकाल लिया। वो पूछती भी है कि आखिर वो कहीं पे मिले या नहीं मिले, लेकिन खैर तेनमा का तो वैसे ही कोई अता पता नहीं था। सीन जिसके बाद में शुबर्टो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जो लुंगे था वो शुबर्टो के पास पहुंच जाता है और उसे तेनमा की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि वैसे तो ये आदमी कल्प्रिट है और इवन आपको मारने के इसके ऊपर एलिगेशन भी लगे हैं, लेकिन सारे लोग कह रहे हैं कि यही वो आदमी है जिसने आप सब लोगों की जान बचाई थी। क्या आप इसे देख के पहचान सकते हैं कि ये वहाँ पे था या नहीं था। लेकिन शुबर्टो इस वक्त सदमे में थे और वो कुछ बोलते नहीं है। कार्ल मना करता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप अभी सवाल जवाब मत करिए, लेकिन लुंगे बार बार में कुछ न कुछ चीजें पूछना शुरू कर देता है कि आखिर जोहान कहाँ था, वो क्या कर रहा था। जिसके बाद कार्ल और ज्यादा लुंगे को डांट देता है कि अब तो आप चले जाइए, क्योंकि शुबर्टो जैसे ही कार्ल का नाम सुनता है तो बुरी तरीके से कांपने लग जाता है, डरने लग जाता है। ये चीज कहीं ना कहीं लुंगे नोटिस कर ही लेता है और अब कार्ल भड़क के कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। लुंगे बाहर आता है, उसका असिस्टेंट कहता है कि इनकी उम्र तो देखिए, ऊपर से इतना बड़ा सदमा भी लगा है, लेकिन लुंगे कहता है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, वो सारी बातें सुन रहा था, समझ भी रहा था। ये चीज तो मुझे समझ में आ गई है कि जोहान का नाम सुनते ही इन्होंने काफी ज्यादा रिएक्ट करा है। आखिर अब इस जोहान को तो ढूंढना ही पड़ेगा। जिसके बाद में लुंगे को लिस्ट मिलती है कि आखिर इस जगह पे कौन कौन लोग इंजर्ड हुए थे। इसके अंदर नीना फॉर्टनर का भी नाम था, यानी कि जोहान की बहन। लुंगे को उससे भी मिलना था, लेकिन जैसे वो यहाँ जाता है तब तक तो नीना ने यहाँ से डिस्चार्ज ले लिया था और वो निकल गई थी। जिसके बाद में हम देखते हैं कि नीना इस वक्त मिस्टर रिचविन के पास में था, यानी कि बिल्कुल सही कैरेक्टर के पास में सही कैरेक्टर आ गए थे। ये दोनों ही जोहान को मारना चाहते हैं और साथ में तेनमा को बचाना चाहते हैं। अब यहाँ पे नीना अपना जो भी पास्ट स्टोरी वगैरह सब कुछ थी वो डॉक्टर रिचविन को सुनाती है, क्योंकि डॉक्टर रिचविन एक थेरेपिस्ट थे। डॉक्टर रिचविन कहते हैं मुझे सारी बातें पहले से ही पता है, तेनमा ने मुझे बताई थी, मैं तुम्हारे बारे में ये सारी चीजें जानता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे ऐसी कोई चीज बताना चाहोगी जो अब तक भी तुम्हें याद है, जो शायद तुम्हें और ज्यादा याद आई हो। लेकिन नीना की हमेशा की तरह याददाश्त आधी आधी खोई हुई थी, उसे कुछ चीजें याद थी और कुछ चीजें वो भूल गई थी। जिसके बाद में रिचविन नीना को थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है। नीना इसी के घर के बाहर बैठ जाती है और डैटर उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है। नीना का मन नहीं था खाने का, लेकिन डैटर कहता है कि तुम्हें खाना जरूरी होगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी भूखी रहोगी तो कैसे काम चलेगा, और मैंने ये तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। नीना उसका मन रखने के लिए खा लेती है और वो सच में टेस्टी भी था। तो डैटर कहता है कि ये बात सेम टू सेम तेनमा भी कहता है, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। और अब ये दोनों ही तेनमा को याद करने लग जाते हैं। जिसके बाद में सीन कार्ल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो अपने फादर शुबर्टो को कहता है कि देखिए आज का बाहर का मौसम कितना ठीक है, हम लोगों को कहीं घूमने जाना चाहिए, क्यों ना एशिया चले हम दोनों। जिसके बाद में शुबर्टो से बात करता है और कहता है कि तुम्हें जोहान को ढूंढना होगा, साथ ही में तुम्हें एक स्टेशन पे जाना होगा, वहाँ पे तुम्हें एक आदमी मिलेगा, तुम्हें उसे मेरा मैसेज देना होगा। वो आदमी तुम्हें मिले तो तुम उसे बताना कि जोहान और जिसकी एक जुड़वा बहन है उसकी माँ अभी तक जिंदा है, जो कि पराग के अंदर है, और साथ ही में 3 फ्रॉग्स, उसकी आंखों के अंदर नर्क दिखाई देता है। वो सच में एक मॉन्स्टर से कम बिल्कुल नहीं है। कार्ल तुम मेरे साथ रहोगे ना, जब मेरी आखिरी सिचुएशन आ जाएगी तो तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। अब जाके शुबर्टो को इतने साल बाद किसी इंसान से लगा हुआ था जो कि उसका बेटा कार्ल था। कार्ल कहता है मैं आपका काम करके जल्द ही आ जाऊंगा और मैं ही आपके साथ हमेशा रहूंगा। जिसके बाद में सीनिया उसी डॉक्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जिसे हमने पहले भी देखा था, और वो इस बार नीना से क्वेश्चन आंसर करने लगता है और चीजें याद दिलाने के बारे में कहता है। तुम कहाँ से आई थी, जोहान तुम्हारे साथ में कैसे था, तुम्हें उससे रिलेटेड क्या क्या मेमोरीज याद है। लेकिन जो नीना थी उसे बहुत कम चीजें याद आती है, इवन बिल्कुल ना के बराबर। उसे भी वो फ्रॉग वाली बात याद थी कि 3 मेंढक है, एक फेरी टेल की दुनिया है, लेकिन ये डॉक्टर कहता है मैंने इस पूरी बुक को पढ़ा है, इसके अंदर कहीं पे भी 3 मेंढक का जिक्र नहीं हुआ है। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। नीना बेचारी रोने लग जाती है क्योंकि वो खुद के दिमाग पे जोर डाल रही थी, लेकिन उसे कुछ चीजें याद थी, कुछ चीजें याद नहीं थी। इसी कारण रिचमैन और लोटे दोनों ही कहते हैं कि अब रुक जाना चाहिए, शायद अब इस पे और ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा और, शायद याद करेगी तो याद आ जाएगा। लेकिन नीना के रोने के कारण अब उसे पूछताछ करनी बंद करनी पड़ती है। अब ये सारे एक साथ में बैठ के डिनर करने लगते हैं। जिसके बाद अब ये सारे ही लोग एक साथ में डिनर टेबल के ऊपर बैठे थे और बातचीत वगैरह शुरू करते हैं। अब जैसा कि लुंगे के पास में वो केस था, लेकिन लुंगे हमेशा से ही तेनमा को गलत साबित करना
मारना चाहता था और जोहान को सही तरीके से नहीं पकड़ रहा था, तो ये लोग बैठ के पछता रहे थे कि शायद ये केस लुंगे को कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर अगली बार हमें कुछ सबूत मिलेगा तो हम जाके सीधा सीनियर इंस्पेक्टर से बात करेंगे, ना कि लुंगे से। नीना का पूछना था कि आखिर वो कब मिल पाएगी जोहान से, अपने भाई से कब मिल पाएगी। डॉक्टर रूडी बताते हैं कि वो शुबर्टो का सेक्रेटरी था और इस वक्त हम शुबर्टो से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है, हमें अलाउ नहीं है वहाँ जाना। शुबर्ट का एक बेटा है जिसका नाम कार्ल है, क्या तुम लोग उसे जानते हो? लोटे तो हमेशा से कार्ल को जानती थी, लेकिन उसे पता था कि कार्ल बिल्कुल इनोसेंट है, उसका इसमें कोई दोष हो ही नहीं सकता और वैसे भी वो 2 दिन से यहाँ पे है भी नहीं। डॉक्टर रिचमैन का कहना था कि वहाँ के सारे लोग कह रहे थे कि एक एशियन आदमी है जिसने इन सब की मदद करी है, वो है तो तेनमा, लेकिन डॉक्टर रूडी का कहना था कि गलती से भी अगर स्नाइपर पे उसके फिंगरप्रिंट मिल गए तो हम उसे बचा भी नहीं पाएंगे। नीना कहती है कि बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, पता चला हमसे पहले पुलिस वालों ने तेनमा को ढूंढ लिया, मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। डॉक्टर रिचमैन अपने दोस्त के बारे में बताते हैं कि रिचर्ड के साथ में भी ऐसा ही हुआ था, वो भी इस केस में लगा हुआ था लेकिन वो मारा गया। जिसके बाद में सीन यहाँ नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो रात में सो रही थी लेकिन एकदम से जाग के उठ जाती है क्योंकि उसके दिमाग में एक सपना आया होता है, वही 3 मेंढकों से रिलेटेड। अगले दिन अब नीना अपना बैग लेके यहाँ से जाने लगती है और डेटर भी पूरी तरीके से रेडी था नीना के पीछे पीछे जाने के लिए। डेटर को हमने गाइस पहले भी देखा था जब वो तेनमा के पीछे पीछे आया था, उस वक्त उसे तेनमा के साथ रहना था और अब काफी दिन हो गए थे जब डेटर ने तेनमा को देखा तक नहीं था। नीना उसे मना करती है कि तुम डॉक्टर रिचमैन के साथ रहो, तुम वहाँ रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन डेटर ऐसा नहीं चाहता था, वो तेनमा को देखना ही चाहता था। नीना के मना करने के बावजूद भी वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिसके बाद में सीनिया कार्ल के ऊपर शिफ्ट होता है। अब जैसा कि उसके फादर शुबर्टो ने उसे एक स्टेशन पे जाने के लिए और वेट करने के लिए रुकने के लिए कहा था, तो वो पिछले 3 दिनों से यहाँ पे वेट कर रहा था लेकिन अभी तक भी कोई आदमी आके उससे नहीं मिला। वो यहाँ से बस जाने ही वाला था कि तभी तेनमा यहाँ पे आ जाता है और कार्ल को कहता है कि शायद तुम मुझे जानते होंगे, पुलिस वालों ने तुम्हें बताया होगा कि मैं तुम्हारे फादर को मारना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने उनकी जान बचाई थी और उस वक्त उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा था और एक मैसेज पहुँचाने के लिए कहा था, क्या तुम वो मैसेज लाए हो? कार्ल काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि यही तो वो आदमी है जो कि उसके फादर को मारना चाहता था, तो फिर आखिर ये कैसे कह सकता है कि इसके पास मैसेज है और मैसेज के बारे में इसे पता भी है। लेकिन फिर भी वो विश्वास करता है और उसके फादर के दिए गए मैसेज को तेनमा को दे देता है और कहता है कि मेरे फादर ने एक चीज और बोली थी कि तुम जिसका पीछा कर रहे हो उसकी बहन भी है और साथ ही में उसकी माँ भी है, उसकी माँ अभी तक जिंदा है जो कि पराग के अंदर है। ये बात सुन के तो तेनमा के होश उड़ जाते हैं कि जोहान तो जिंदा था ही था, अब तो उसकी माँ भी जिंदा है, तो सोचो वो कैसी इंसान होगी। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 40 की शुरुआत होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि कंटिन्यूअसली खेल रहे थे और एक बच्चे का जूता भी चुरा लेते हैं। जिसके बाद में सीन एक लाइब्रेरी के अंदर शिफ्ट होता है। यहाँ पे एक आदमी था जो कि आर्टिकल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था, साथ ही में यहाँ पे एक लाइब्रेरियन भी खड़ा था। इस आदमी का नाम ग्रिमर है। अब गाइस इसका पास्ट ये है कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में जब एक साथ में बहुत सारी फाइट्स चल रही थी तो उसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज हुई थी। यह आदमी उन सारी एक्टिविटीज का पता लगाना चाहता है। ये गवर्नमेंट के लिए भी काम किया करता था लेकिन हाल ही में ये एक जर्नलिज्म का काम कर रहा है जहाँ पे ये प्रीवियस कंपनी में इसने स्पाई का काम भी किया है और अभी ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखना चाहता है। काफी सालों पहले जो ऑर्फनेज सेंटर हुआ करते थे उसमें से एक ऑर्फनेज सेंटर ऐसा था जिसके बारे में रूमर्स थे कि उन्होंने बच्चों के दिमाग को वॉश किया है, उनके दिमागों को बदलने की कोशिश करी है, जिसका नाम 511 किंडरहाइम था। लेकिन इतनी बड़ी चीज आखिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे हो सकती है और किसी को इस चीज के बारे में खबर भी नहीं है। इसी सब के बारे में पता लगाने के लिए वो हर जगह आर्टिकल्स इकट्ठा किया करता था। इसमें एक चीज और बताई जाती है कि किंडरहाइम के अलावा भी शहर के अंदर और कई सारे इलीगल काम चल रहे थे, कई सारी चीजों को, डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ सबूत बाकी थे और मिस्टर ग्रिमर जो थे उन्हीं सबूतों को इकट्ठा करना चाहते थे। जिसके बाद में अब ये चेकोस्लोवाकिया जाने वाले थे, यानी कि पराग जाने वाले थे। इनके पास में एक बहुत ही बड़ा बैग था। इसी के कारण यह आदमी पूछता है कि तुम इतना बड़ा बैग लेके क्यों जा रहे हो? ग्रिमर बताता है कि इसमें मेरे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स है, काम की चीजें हैं जो कि मुझे आगे जाने के बाद में काम में लगेगी। उसके बाद में ग्रिमर निकल जाता है जहाँ पे उसे वही छोटा सा बच्चा रोता हुआ मिलता है जिसका शूज बच्चों ने शैतानी के अंदर घुमा दिया था। इसी के कारण ग्रिमर आता है, इस बच्चे को समझाता है कि हम सब लोग ऐसे ही तो आए थे, नंगे पैर आए थे, हम लोग कोई भी अपने साथ कोई सामान लेके नहीं जाएंगे, तुम्हें ये चीजें समझनी पड़ेगी। और बच्चे हैं जिन्होंने भी तुम्हारे साथ में ऐसी हरकत करी है वो बच्चे सच में बहुत शैतान रहे होंगे, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम मेरे जूते पहन लो। ये छोटा बच्चा रोता रोता चुप हो जाता है क्योंकि उसे अब अपने पैरों के अंदर ग्रिमर के बड़े बड़े शूज दिखाई देते हैं। ग्रिमर आगे निकल जाता है लेकिन वो बच्चा अपने छोटे छोटे पैर में इतने बड़े बड़े शूज पहन के आगे बढ़ने लगता है और स्माइल के साथ में शूज वापस लौटा देता है। यानी कि बच्चे को समझ में आ गया था कि ये सैड होने वाली बात तो बिल्कुल नहीं थी। ग्रिमर अब एक स्टेशन पे खड़ा था जहाँ पे उसके सामने एक आदमी आता है और मदद मांगने की कोशिश करता है कि उसका पर्स, पासपोर्ट, पैसे सब कुछ चोरी हो गए हैं, उसे अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे भेजने थे। तो ग्रिमर कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो यह आदमी नौटंकी करता है कि नहीं नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं बस मेरी बहन के इलाज के लिए जाना चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास उसे कांटेक्ट करने तक के भी पैसे नहीं है, वो आज हॉस्पिटल जाने वाली थी, बाकी सारी चीजों का तो मैं अरेंजमेंट कर लूंगा। ग्रिमर को वो आदमी बिल्कुल सच्चा लगता है और वो जितने पैसे एडजस्ट कर सकता था करके इस आदमी को दे देता है। वो आदमी खुशी खुशी पैसे ले जाके बहुत मजे करता है। यहाँ पे एक और आदमी आता है जो कि ग्रिमर को कहता है कि तुम्हें दिमाग नहीं है, तुमने ये क्या किया, ये रेलवे स्टेशन है, ऐसे आदमी तुम्हें रोज
रोज मिलेंगे और तुमने उस झूठे आदमी को पैसे दे दिए, वो तुम्हें ठग के चला गया है। ग्रिमर इस बात पे भी हंस रहा था और कहता है कि क्या उसने मुझे चीट कर दिया है। जिसके बाद में ग्रिमर ट्रेन के अंदर चढ़ता है और यहाँ पे उसका बैग फंस जाता है। तभी हम देखते हैं एंट्री होती है तेनमा की, जो कि उसके बैग को धक्का देता है और अंदर की तरफ भेज देता है। ग्रिमर थैंक यू बोलता है और चला जाता है। तेनमा एक सीट पे पहले से ही बैठा था, ग्रिमर भी वहीं आके बैठ जाता है और उसके बाद में कहता है कि तुम एक एशियन हो, तुम जापानीज हो। और उसके बाद में जापानीज में उसे हाय हेलो करता है, कोनिचिवा और दोमो। वो बताता है कि वो जापान गया था, वहाँ पे उसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स जो कि शायद और कहीं नहीं मिलते, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी, रोबोट और काफी सारी चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वही मिल सकती है। वहाँ का गाना भी बहुत फेमस है एक, और ये सारी चीजें उसने अपने बेटे के लिए ली थी, रोबोट्स वगैरह। तेनमा कहता है कि अच्छा, तो वो भी कहाँ पर है? तो ये आदमी बताता है कि उसका बेटा मर गया है। एकदम से तेनमा बिल्कुल शांत हो जाता है कि आखिर ये क्या सुन लिया उसने। तभी यहाँ पे टिकट चेकर आता है। हालांकि गाइस, इंडिया के अंदर तो ट्रेन में कोई भी पासपोर्ट चेक नहीं करता है, लेकिन यहाँ के लोग अगर कंट्री चेंज करते हैं और ट्रेन में करते हैं तो वहाँ पे पासपोर्ट चेक किया जाता है। ग्रिमर का पासपोर्ट यह आदमी वापस लौटा देता है, लेकिन जैसे तेनमा का पासपोर्ट देखा जाता है तो यह आदमी समझ जाता है, यानी कि टिकट चेकर काउंसलर, कि इस पासपोर्ट पे कुछ तो गड़बड़ है। ग्रिमर बात को पलटने की कोशिश भी करता है कि यहाँ का पानी कितना ज्यादा है, क्या यहाँ पे अब मछलियाँ मिलती है? मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे फिशिंग करने आया था तो बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, क्या इस बार ऐसी मिलेगी? जिसके बाद में टिकट कलेक्टर तेनमा को उसका पासपोर्ट देके यहाँ से चला जाता है, और जैसे ही जाता है तो ग्रिमर तेनमा को बोलता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए डॉक्टर तेनमा। वो समझ गया है कि आपका पासपोर्ट नकली है, आपका भांडा फूट गया है, यहाँ बाहर जाके पुलिस वाले से वो बात कर रहा होगा और अभी की अभी आपको चले जाना चाहिए। तेनमा के होश उड़ जाते हैं कि ये बात क्या कर दी उसने, वो आखिर तेनमा को कैसे जानता है। ग्रिमर कहता है ये बातें बाद में करना, पहले यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे पुलिस ऑफिसर तेनमा को पकड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन ग्रिमर ने सही टाइम पे बैग फंसा दिया और फिर कहता है कि ये बैग मुझसे निकल नहीं रहा है, क्या आप लोग प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं? पुलिस ऑफिसर जब तक ग्रिमर का बैग हटाते तब तक तो तेनमा गायब हो गया था। इधर उधर ढूंढने के बाद में ये वापस ग्रिमर के पास ही आते और पूछते हैं कि वो आदमी का है जो कि तुम्हारे साथ बैठा था। ग्रिमर कहता है मुझे क्या पता कहाँ गया होगा, आगे वाले कंपार्टमेंट में चेक करो, एसी वाले में होगा वो। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को एक दरवाजा खुला मिलता है, इसका मतलब था कि तेनमा गायब हो गया है। इसी के कारण इमरजेंसी में ट्रेन रुकवाई जाती है। तेनमा अब तक वहाँ से गिरता पड़ता जंगलों के अंदर घुस गया था और साथ ही में ग्रिमर भी उतर गया और कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे निकले हो, वो लोग पीछा कर रहे हैं तुम्हारा, लेकिन इस जगह तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ट्रेन रुकी थी तो मैं भी उतर गया। मुझे पता है कि तुम चेकोस्लोवाकिया जाना चाहते हो, मुझे बॉर्डर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बॉर्डर क्रॉस कराने में। अब वो तेनमा के साथ साथ ही जाने लगता है। अब तेनमा को सबसे पहला डाउट तो यही था कि यह आदमी उसके बारे में जानता कैसे है। तो ग्रिमर यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन कराता है कि वो ग्रिमर है, एक जर्नलिस्ट है, आर्टिकल्स वगैरह लिखता है और आज से कई सालों पहले जितने भी केस वगैरह हुए थे उसमें डॉक्टर तेनमा के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई थी, जैसे कि वो एक बहुत ही बढ़िया न्यूरो सर्जन था, उसके हाथ में अगर कोई भी आर्टिकल आ जाता तो वो भगवान की जैसे किसी भी इंसान का ऑपरेशन कर देता। इसी के कारण उसे तेनमा के बारे में अच्छे से पता था कि वो एक डॉक्टर तेनमा है और बहुत ही अच्छे सर्जन है। जहाँ पे तेनमा कहता है कि वो अब कोई सर्जन नहीं रहा, कोई डॉक्टर नहीं रहा और उसे अब डॉक्टर तेनमा भी ना कहा जाए, उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई है। ग्रिमर ये भी कहता है कि काश मेरे बेटे के वक्त पे तुम होते तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। इस बात से भी तेनमा कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है। जिसके बाद ग्रिमर आगे जाके अपना बैग वगैरह खोलता है और उसमें से खाने पीने का सामान निकालता है और कहता है कि चलो आओ आज तुम थोड़ा पिकनिक करते हैं, खा पी लेते हैं। तेनमा मना करता है कि नहीं, मुझे बॉर्डर क्रॉस करनी है। जहाँ पे ग्रिमर कहता है कि अभी भी दिन बाकी है, रात होने से पहले पहले तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे, टेंशन मत लो, आओ थोड़ा रेस्ट करो। और उसके बाद में ये दोनों ही बैठ के खाने पीने लग जाते हैं। लेकिन तेनमा यहाँ पे अपने बारे में बताना शुरू करता है कि कैसे वो एक क्रिमिनल बन गया है। आज से पहले उसके हाथ कांपा करते थे, लेकिन जब उसने रॉबर्टो को मारा उसके बाद उसके हाथ कांपने बंद कर गए हैं। अब वो बिल्कुल प्रॉपर क्रिमिनल बन चुका है, जो कि वो बिल्कुल नहीं था। ये सारी बातें ग्रिमर सुनता भी है और उसके बाद में ये लोग एक ऐसी पहाड़ी तक पहुंच गए थे जिसको पार करने के बाद में चेकोस्लोवाकिया की बॉर्डर आ जाती है। उसके अंदर तेनमा को जाना था और ग्रिमर वहाँ से पीछे पलट जाता है। जाने से पहले ग्रिमर तेनमा को कहता है कि हर आदमी ने कुछ न कुछ बुरा जरूर किया होता है, उसे अपने गिल्ट पता होते हैं, लेकिन उसे आगे भी बढ़ना पड़ता है और लाइफ को आगे चलानी ही पड़ती है, तो तुम भी अच्छे से रहो। और उसके बाद में वो तेनमा को अच्छे से गुड बाय वगैरह करके यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद में सीनिया ग्रिमर के ऊपर ही शिफ्ट होता है। वो इस वक्त इस शहर के अंदर पहुंच गया था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल शहर था। वो एक आदमी के पास जाके बैठता और उससे बातें वगैरह करने लगता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम्हारे पास रशिया रेजिडेंशियल है, लेकिन इस वक्त तुम पराग के अंदर रह रहे हो। आज से कई सालों पहले तुम एक ऑर्फनेज सेंटर के डायरेक्टर हुआ करते थे, यहाँ पे तुम्हारा नाम कुछ और है और उस वक्त तुम्हारा नाम कुछ और हुआ करता था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर उस 511 किंडरहाइम के अंदर हुआ क्या करता था? तुम तो वहाँ के डायरेक्टर थे ना, तुम्हें तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से पता है। इस आदमी के होश उड़ जाते हैं और उसके बाद वो अपना अखबार नीचे करता है और ग्रिमर को घूरने लगता है। इस आदमी के दिमाग में कई सारे फ्लैशबैक आ जाते हैं जो कि किंडरहाइम के थे। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कैसा होगा कि जब तेनमा जोहान की भी माँ से जाके मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस इन्हीं सारी सस्पेंस के साथ में अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए टाटा।